हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं डाकी यूनिट नंबर 3 को। ऑलरेडी हम यूनिट 1 और यूनिट 2 को कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को चेकआउट नहीं किया है तो जल्दी से जाइए उन वीडियोस को चेकआउट कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर हम यूनिट 2 को कंप्लीट देखेंगे, साथ ही साथ पिछले 4 साल के पीवाईक्यूज को भी हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे मल्टी आइटम्स और मल्टी आइटम प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपसे कोई भी ऐसी अपडेट मिस ना हो। और जल्दी से जाइए हमारी एप्लीकेशन मल्टी आइटम्स को डाउनलोड कीजिए। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले अपने डाकी यूनिट नंबर 3 को वन शॉट के अंदर, साथ ही साथ हम पिछले 4 साल के पीवाईक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। तो यूनिट नंबर 3 जो है वो हमारे 2 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला आपका पार्ट डिवाइड एंड कॉन्कर, सेकंड आपका ग्रीडी मेथड। ग्रीडी मेथड आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर साल AQ2 में 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आप देख सकते हो प्रिम्स एंड क्रूस्कल से हर साल AQ2 22, 23, 25, 26 में लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। डिस्कास्ट एल्गोरिथम AQ2 22, 23, 23, 24, 25, 26 लगातार पिछले 4 साल से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये टॉपिक तो ऐसे हैं यूनिट 3 के जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इस बार भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले हम कवर करेंगे डिवाइड एंड कॉन्कर, जिसमें हम पढ़ेंगे डिवाइड एंड कॉन्कर और साथ ही साथ उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल को भी देखेंगे। ग्रीडी मेथड्स में हम ये पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम नैपसैक प्रॉब्लम को पढ़ेंगे, जहाँ से AQ2 2024-25 में क्वेश्चन पूछा गया था। मिनिमम स्पैनिंग ट्री, प्रिम्स एंड क्रूस्कल्स को पढ़ेंगे। सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ में 2 हमारे एल्गोरिथम आते हैं, डिस्कास्ट और बेलमेंट। तो डिस्कास्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेलमेंट अभी तक पूछी नहीं गई, बट हो सकता है पूछी जाए। तो डिस्कास्ट तो आप बहुत अच्छे से कर लेना, क्लियर है। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो जल्दी से हमारे चैनल मल्टी आइटम्स एंड मल्टी आइटम प्लस को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस आपके लिए लाने वाले हैं। तो बिना देरी किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते अपने पहले टॉपिक की तरफ। अब बढ़ते अपने सबसे पहले टॉपिक की तरफ, जो कि आपका डिवाइड एंड कॉन्कर। अब डिवाइड एंड कॉन्कर बेसिकली है क्या? डिवाइड एंड कॉन्कर हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हमने यूनिट 1 में पढ़ी थी क्विक शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, तो वो क्या थी, वो भी डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक के ऊपर थी। हमने वहाँ पे भी इंट्रोडक्शन पढ़ा था डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक का। बट एक्चुअल में किस तरीके से काम करते हैं, ये होती क्या है, इस वीडियो के इस यूनिट के अंदर हम उसको डिटेल में देखने वाले हैं। तो बेसिकली डिवाइड एंड कॉन्कर किस तरीके से काम करती है, हमारी एक प्रॉब्लम होती है, हम उसको डिवाइड करते हैं सब प्रॉब्लम्स में, फिर हर सब प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, फिर उनको कंबाइन करते हैं। यही तो होता है डिवाइड एंड कॉन्कर, यानी पहले डिवाइड करेंगे, कॉन्कर यानी कंबाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक प्रॉब्लम P है, तो मैं सबसे पहले इस प्रॉब्लम को क्या करूँगी, पहले मैं चेक करूँगी कि मेरी प्रॉब्लम है कैसी। अगर मेरी प्रॉब्लम बहुत छोटी है तो मैं डिवाइड करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर मेरी प्रॉब्लम का साइज़ 1 है या 2 है तो मुझे प्रॉब्लम को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली उसको सॉल्व कर सकती हूँ। बट अगर मेरी प्रॉब्लम का साइज़ बड़ा है तो मैं क्या करूँगी, डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक की हेल्प से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। तो किस तरीके से करूँगी, ये प्रॉब्लम P है, इसको मैं डिवाइड करूँगी सब प्रॉब्लम में, P1, P2, P3, इस तरीके से डैश 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 Pn। मैं इनको प्रॉब्लम को डिवाइड करा, ये हमारा प्रोसेस, ये हम जो पार्ट है वो हो गया डिवाइड। फिर मैं क्या करूँगी, इस जो मेरी हर प्रॉब्लम है उनको मैं सॉल्व करूँगी इंडिविजुअली। यानी P1 को सॉल्व करो, उसको सॉल्यूशन आया S1, P2 को सॉल्व किया इंडिविजुअली, उसको सॉल्यूशन आया S2, P3 को सॉल्व किया S3 आया, इसको करा तो SN आया। अब ये जो सारे सॉल्यूशन, अब मुझे क्या करना है, इन सबको कंबाइन करना है। मैं इन सारे सॉल्यूशन को कंबाइन करूँगी और मुझे फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा S। ये जो हमारा पार्ट हो गया हमारा कॉन्कर यानी कंबाइन। हमने क्या करा, कंबाइन करा। तो इस तरीके से हमारा डिवाइड एंड कॉन्कर जो टेक्निक है वो इस तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं, फिर डिवाइड करने के बाद जितने भी हमारी सब प्रॉब्लम्स हैं उनको इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं, फिर जो भी उन सब प्रॉब्लम के सारे सॉल्यूशन आते हैं उनको सबको क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, और हमारा फाइनल हमें जो सॉल्यूशन है वो हमें मिल जाता है। तो इस तरीके से हमारा डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक हमारी वर्क करती है। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स। हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसको स्मॉल सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करेंगे। फिर क्या करेंगे, कॉन्कर बाय सॉल्विंग ईच सब प्रॉब्लम रिकर्सिवली। हम क्या करेंगे, हर सब प्रॉब्लम्स को पहले सॉल्व करेंगे और रिकर्सिवली ये टास्क को परफॉर्म हम करते जाएंगे। स्टेप 3 क्या होता है, कंबाइन द सॉल्यूशन टू गेट द फाइनल रिजल्ट। फाइनल आउटपुट के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे सब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन है उन सबको क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, और मुझे लास्ट में सॉल्यूशन मिल जाएगा S, जो मेरा फाइनल सॉल्यूशन होगा। इस तरीके से हमारी डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक हमारी वर्क करती है। अब ये मैंने एक डायग्राम बना हुआ है। सबसे पहले क्या करते हैं, वही जो मैंने आपको बताया वही इसके अंदर लिखा हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को डिवाइड करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे स्मॉलर सब प्रॉब्लम को, देन उनके सारे रिजल्ट को कंबाइन करेंगे और फिर हमें मिल जाता है फाइनल सॉल्यूशंस। क्लियर है।
अब इसका जो कोड है, वो जो इसके एल्गोरिथम्स है वो किस तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रॉब्लम। डिवाइड करेंगे हम प्रॉब्लम को, पहले डिवाइड करने से पहले हम प्रॉब्लम को चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम डिवाइड होने लायक है या नहीं, क्या स्मॉल प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर प्रॉब्लम का साइज़ 1 है या 2 है तो हम डायरेक्टली उसको सॉल्व कर सकते हैं, हमें उसे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर मेरी प्रॉब्लम का साइज़ बड़ा है, 3, 4, 5 बहुत बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमारी पी प्रॉब्लम है उसको हम डिवाइड करेंगे P1, P2, P3 डैश 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 पी के, जैसे मैंने इस तरीके इसमें डिवाइड किया। क्या थी पी प्रॉब्लम, तो इसको मैंने स्मॉल सा प्रॉब्लम में डिवाइड कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, अप्लाई DA, डिवाइड एंड कॉन्कर अप्लाई करेंगे P1, P2, P3। इसका मतलब हम इनको क्या करेंगे, हर सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे इंडिविजुअली। सॉल्व करने के बाद लास्ट स्टेप क्या होता है, जो भी आपके सॉल्यूशन आए हैं S1, S2, S3, S डैश डैश S के, ये जो सब है आप उन सबको क्या कर दो, कंबाइन कर दो, और हमें क्या मिल जाएगा, अपना फाइनल आउटपुट मिल जाएगा। इस तरीके से हमारा डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक हमारे वर्क करती है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अब इसमें डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक में आपका आता है शॉर्टिंग। शॉर्टिंग ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, मर्ज शॉर्ट एंड क्विक शॉर्ट हमने बहुत अच्छे से देखा था। मर्ज शॉर्ट, क्विक शॉर्ट किस तरीके से हमारी काम करती हैं, क्या एल्गोरिथम है, सब चीज़ें विद एग्जांपल हमने समझी थी। तो मर्ज शॉर्ट और क्विक शॉर्ट हमें यहाँ पे भी पढ़नी थी, बट हम उसको ऑलरेडी यूनिट 1 के अंदर कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने यूनिट 1 को चेकआउट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का, तो जल्दी से जाइए यूनिट 1 को पहले कंप्लीट देखिए, देन यूनिट 2 को, देन यूनिट 3 को, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो कोरिलेट करते हैं। अगर आप डायरेक्टली कोई सी यूनिट देखोगे तो वहाँ आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है। क्लियर है, तो ये टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट आपका आता है स्ट्रेस एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जो कि आपका डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक के अंदर ही आता है। अब इसमें पता चल रहा है स्ट्रेस एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से कुछ ये रिलेट करता है ये टॉपिक। अब सबसे पहले आपको पता है कि हमने मैथ्स में पढ़ा था कि हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अगर मेरे पास 2x2 मैट्रिक्स है तो हम उनकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, करना आता है ना आपको। मैथ्स 1 में, मैथ्स 2 में बहुत पढ़ा है हमने, 12th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है। तो हम क्या करते हैं, जैसे टेकिंग एन एग्जांपल, ये मेरे पास है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, फिर फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में, फिर सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में, और जो हमारा आउटपुट आता था वो हमारा ये मैट्रिक्स आता था, जो कि हमारा इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलता था। क्लियर है, इस तरीके से तो करते थे। अब जब हमारी मैट्रिक का साइज 1 2x2 की है, 3x3 की है, जब आप ट्रेडिशनल वे से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने बताया रो इनटू कॉलम करके आप सॉल्व कर सकते हो। बट अगर हमारे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का साइज जो बढ़ जाता है, 4x4 हो जाता है, 5x5 हो जाता है, 6x6 हो जाता है, तो हम ट्रेडिशनल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, और हमारा जो ट्रेडिशनल मैथड है उसमें हमें बहुत टाइम लगेगा और एफिशिएंट नहीं रहेगा। तो वहाँ हमारा आता है स्ट्रेस एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। स्ट्रेस एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमारा डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम है, जिसकी हेल्प से हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई तो कर पाते हैं, और बहुत फास्टली और बहुत एफिशिएंटली हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर पाते हैं, चाहे वो 4x4 का है, 2x2 का है, 6x6 का, कितना भी मैट्रिक्स का जो साइज है वो कितना भी बड़ा है। क्लियर है। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, जो ट्रेडिशनल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम करते थे उसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती थी वो कितनी लगती थी, O(n³). बट अगर हम स्ट्रेस एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से उन्हीं मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है। बहुत ज़्यादा तो नहीं होती, बट हाँ कुछ रिड्यूस हो जाती है। वो 3 से क्या हो जाती है, 2.81 हो जाती है। तो 2.81 कम तो हो गई है, तो इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्ट्रेस एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करते हैं, जब हमारी मैट्रिक्स की जो पूरा साइज़ है रो इनटू कॉलम उसमें ज़्यादा होते हैं। क्लियर है। अब इसका जो वर्किंग प्रोसेस है वो किस तरीके से काम करता है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इतना तो पता होगा कि अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है, तो ये कब पॉसिबल है कि हम इन दोनों मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें। फॉर एग्जांपल इसका P इंटू क्यू है और ये क्या है, Q इंटू आर है। ये P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रोज, Q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स ए के। बी के Q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रोज, आर के रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी। तो हम दो मैट्रिक्स की जब मल्टीप्लाई करते हैं, जब फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स से नंबर ऑफ रोज इक्वल होते हैं, तभी उन दोनों मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर पाते हैं। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते तो हम कभी भी दो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इतनी चीज़ तो आपको क्लियर है ना। ठीक है। अब स्ट्रेस एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हम किस तरीके से काम करते हैं, हमारे पास लार्ज मैट्रिक्स रहता है, ऑब्वियस है 2x2 पे तो अप्लाई नहीं करेंगे हम स्ट्रेस एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास क्या रहता है, 4x4 मैट्रिक्स रहता है।
है ना। फिर हम उसको क्या करते हैं, 4x4 मैट्रिक्स को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से पूरा एल्गोरिथम का वर्किंग प्रोसेस देखेंगे कि किस तरीके से हमारी एल्गोरिथम काम करती है। बट मैं आपको एक आइडिया देना चाह रही हूँ कि हमारा 4x4 मैट्रिक्स है, हम उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और हर पार्ट्स को रिकर्सिवली मल्टीप्लाई करते हैं। जो भी हमारा 4 पार्ट्स डिवाइड हो, हर पार्ट को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे, रिकर्सिवली उनकी मल्टीप्लाई करेंगे, देन जो आउटपुट आएगा लास्ट में उसको कंबाइन कर देंगे और जो फाइनल हमें मैट्रिक्स मिलेगा वो हमारा क्या होगा, दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। क्लियर है, ये इस तरीके से काम करता है। बट अभी हम पूरा एल्गोरिथम देखेंगे कि किस तरीके से काम करता है। अब ये 2x2 मैट्रिक्स में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी ना, एक बार फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल A11 A12, ये A21 ये A22, ठीक है। ये A मैट्रिक्स है आपका और B मैट्रिक्स है आपका जिसका है B11 B12 B21 B22। क्लियर है। अब A11 समझो आप, A11 के रिप्रेजेंट कर रहा है रो और ये क्या है, कॉलम, यानी मैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हूँ। A12 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट हूँ। क्लियर है। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स की कब मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब फॉर एग्जांपल कि मेरा जो आउटपुट आएगा वो C मैट्रिक्स आएगा जिसमें C11 C12 C21 C22 ये एलिमेंट्स आएगा। मुझे C11 को फाइंड आउट करना है तो C11 में किस तरीके से फाइंड आउट करूंगी, मैं फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करूंगी फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी A11 की मल्टीप्लाई B11 के साथ और प्लस करूंगी A12 की मल्टीप्लाई B21 के साथ, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ। अगर मुझे C12 चाहिए तो मैं फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ करूंगी, ठीक है। अगर मुझे C21 चाहिए तो सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, C22 चाहिए तो सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ। इस तरीके से हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपको नहीं अगर आप भूल गए तो आई होप आपको थोड़ा बहुत याद आ गया होगा कि हम दो मैट्रिक्स की 2x2 मैट्रिक्स की किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने बताया हुआ अभी प्रॉपर नोट्स के अंदर कि भाई आप किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब स्टेसन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, ए बी और एन, ए के रिप्रेजेंट कर रहा है पहला मैट्रिक्स, बी के रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड मैट्रिक्स। ये दोनों जो मैट्रिक्स हैं इन दोनों के आपको मल्टीप्लाई करने हैं। एन क्या बता रहा है, साइज कि आपका 2x2 का मैट्रिक्स है, 3x3 का मैट्रिक्स है, 4x4 का मैट्रिक्स है। तो ये क्या कहता है, अगर आपका जो दोनों मैट्रिक्स है उनका साइज 2 है या 2 से कम है तो आप जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे सॉल्व करो, बेस्ट रहेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया तो ये 2x2 मैट्रिक्स है तो आपको इस पर स्टेसन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये 2x2 मैट्रिक्स है तो इसको आप वैसे ही सॉल्व करो जैसे हम करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करो। बट अगर एल्स ये क्या कहता है, अगर 2 है या 2 से कम है या 2 के इक्वल है तो इस तरीके से करते हैं, ठीक है। ये तो हमने अभी देख लिया। बट अगर 2 से ज़्यादा है, 3x3 है, 4x4 है तो हम किस तरीके से मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं वो ये बता रहे हैं। किस तरीके से करता है, हमारे पास ए और बी दो मैट्रिक्स है जिनका ऑर्डर n/n है। n या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 4, यानी 4x4 4x4। अब हम इनको क्या करेंगे, स्टेप 2 इसमें क्या कहता था कि डिवाइड करता हम 4 पार्ट्स में, तो यहाँ पे भी ये यही कह रहा है। आप क्या करते हो, जो भी आपकी ए और बी दोनों मैट्रिक्स हैं उनको आप 4 सब मैट्रिक्स में डिवाइड करोगे और हर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा n/2 और n/2। इसका मतलब क्या है, ये मेरा A है, ये 4x4 का मैट्रिक्स है, ये 4x4 का मैट्रिक्स है। क्या कह रहा है, इसको आप 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, कर दिया, और हर का साइज क्या रहेगा n/2। n क्या है मेरा 4/2 यानी 2/2, यानी ये भी 2/2 की मैट्रिक्स रहेगी, ये भी 2/2 की, ये भी 2/2 की और ये भी 2/2 की। ये कह रहा है, समझ आया आपको कि ये जो मेरा पूरा मैट्रिक्स है इसे मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4। इसी तरीके से इसको 1 2 3 4। और ये क्या, अगर आप इसका साइज देखोगे तो ये क्या 2/2 का है, ये भी 2/2, ये भी 2/2, ये भी 2/2, ये सारे क्या है 2/2 के मैट्रिक्स है। क्लियर है। अब हम क्या कहते हैं कि जो 2/2 का मैट्रिक्स है पूरा, आप इसको क्या दो, एक एलिमेंट बना दो A11, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि ये जो आपने A है, ठीक है, ए को आप क्या बना दो, ये जो पूरा A11 A12 A21 A22 है इसको आप एक एलिमेंट दे दो कि ये A11 एलिमेंट है, इसी तरीके से A12 है, ये A21 है, ये A22 है। अगर B की देखें तो B क्या है हमारा, B11 है, B12 है, B21 है एंड B22 है। क्लियर है। ये कहने के लिए एक एलिमेंट है, ये तो मैं कह रही हूँ कि ये एलिमेंट है, बट ये क्या है एक्चुअल में ये पूरा 2/2 का एक मैट्रिक्स है। अगर मैं A11 को खोल के देखूंगी तो A11 के अंदर क्या है, A11 A12 A21 A22 पूरा एक मैट्रिक्स है 2/2 का। क्लियर है। तो हमने क्या करा, इसको A11 A12 A21 A22 हर जो 2/2 का मैट्रिक्स है उसको क्या बना दिया, एक एलिमेंट बना दिया। अब ये क्या कहता है, आप फंक्शन कॉल करो। क्यों,
फंक्शन कॉल हमें क्यों करना है, क्योंकि ये एलिमेंट जो हम कह रहे हैं ना A11 ये खुद एक मैट्रिक्स है 2/2, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। जो ये मैंने फंक्शन बनाया इसको मैं कॉल करूंगी और ये क्या करेगा, मेरे मैट्रिक्स की दोनों की मल्टीप्लाई करके दे देगा। ये क्या करेंगे, A11 के मल्टीप्लाई करेगा B11 के साथ और उसका साइज क्या रहेगा n/2 ये 4/2 करोगे तो 2 ही आएगा। तो आप क्या करोगे, इस तरीके से इनको सॉल्व करोगे। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं फॉर एग्जाम्पल कि मेरा जो C है C11 C12 C21 C22, अगर मैं पूछूं कि C11 की वैल्यू क्या आएगी, आप ऐसे बताओ एलिमेंट्स के तौर पे, तो C11 की वैल्यू क्या आएगी कि फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम A11 की मल्टीप्लाई B11 के साथ होगी प्लस A12 की मल्टीप्लाई B21 के साथ होगी, तो मुझे C11 मिलेगा। ठीक है, ये यही तो कह रहा है कि आप क्या करो, ये जो A11 और B11 मुझे फाइंड आउट करना है, बट मैं ऐसे डायरेक्टली तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकती, तो ये खुद में क्या है, एक 2/2 का मैट्रिक्स है। तो आप क्या करो, फंक्शन कॉल करो, A11 B11 की मल्टीप्लाई होगी, ये 2/2 का मैट्रिक्स A भी 2/2 का, फंक्शन कॉल करो और जो ट्रेडिशनल मेथड है उनसे उनको सॉल्व करो। ये मैंने फंक्शन कॉल कर दी, पहले ये सॉल्व होगा फिर मेरा ये वाला पार्ट सॉल्व होगा। पहले तो मेरा ये पार्ट सॉल्व होगा फंक्शन कॉल से, फिर ये वाला पार्ट सॉल्व होगा फंक्शन कॉल से, जो ट्रेडिशनल मेथड है 2/2 का जो भी हमने देखा, फिर जो दोनों का आउटपुट आएगा उनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा फर्स्ट एलिमेंट जो C11 है वो मुझे मिल जाएगा। क्लियर है, इतना तो आपको समझ आया ना। अब हम क्या करते हैं, तो ये तो मैंने आपको बता दिया C11 C12 C21 C22। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें P Q R S T U V इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना होता है। अब हम किस तरीके से वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं, P की वैल्यू होती है, ये आपको याद रखना है, P की वैल्यू होती है A11 प्लस A22 इंटू B11 प्लस B22। Q की वैल्यू होती है A21 प्लस A22 इंटू B11। ठीक है, इस तरीके से P Q R S T U V आपको वैल्यूज़ इनकी याद करनी है। इनकी वैल्यूज़ आप फाइंड आउट करोगे P Q R S T U की, सॉल्व, बस आपका लास्ट स्टेप है। C11 जो आपका 4/4 मैट्रिक्स का जो पहला एलिमेंट होगा उसकी वैल्यूज़ आप कैसे फाइंड आउट करोगे, P प्लस S माइनस T प्लस V, A12 की R प्लस T, A21 की Q प्लस S, A22 की P प्लस Q, P प्लस R माइनस Q प्लस U। ठीक है, P Q R S T U V आप यहाँ से निकालोगे, A11 A12 A22 ये सब वैल्यूज़ आप यहाँ से निकाल दोगे। तो इस तरीके से हमारे स्ट्रेस एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वर्क करता है। आई होप आपको क्लियर होगा। इसका एक पूरा प्रोसीजर है, इसकी एक पूरी एल्गोरिथम है जो मैंने आपको समझाई है। अगर एक सिंपल वे में बताऊँ तो क्या होता है, हमारे पास एक मैट्रिक्स होता है n/n का, हम क्या करते हैं उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हर पार्ट का जो 4 इक्वल पार्ट्स में जो ईच पार्ट का जो साइज है वो n/2 रहता है। फिर हम क्या करते हैं उनको हम क्या करते हैं फंक्शन कॉल करते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। उनको सॉल्व करने के बाद हमें वैल्यूज़ फाइंड आउट होती हैं A11 A22 B11 B22 की, फिर हम P Q R S T U V निकालते हैं। देन हमें फार्मूलाज पता है, उसमें वैल्यूज़ को पुट आउट करते हैं और हमें जो 4/4 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आना था वो हमें मिल जाता है। तो इस तरीके से हमारे स्ट्रेस एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन काम करता है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि कन्वेक्स हल प्रॉब्लम। ये आपका EQT 2024-25 में पूछा गया था, 2 नंबर में आता है सेक्शन ए में कि आप बताओ कि कॉन्वेक्स हल प्रॉब्लम्स होती क्या है। कॉन्वेक्स हल प्रॉब्लम का सिंपल मतलब क्या है कि हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स पड़े हुए हैं, एक पेपर है इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स पड़े हुए हैं। अब मैंने क्या करा, एक रबड़ बैंड लिया और मुझे रबड़ बैंड को इस तरीके से स्ट्रेच करना है ताकि जो ये मेरे सारे पॉइंट है वो रबड़ बैंड के अंदर आ जाए, यानी कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं रहे जो रबर बैंड के बाहर रहे। इस तरीके से मुझे उसको स्ट्रेच करना है कि रबर बैंड के अराउंड जो सारे पॉइंट है वो आ जाए और हम उसको रिलीज कर दें। ठीक है, इस फॉर्मेट में मुझे रबर बैंड को बैंड करना है और जिस फॉर्मेट में मैं रबर बैंड को बैंड करूंगी उसी फॉर्मेट को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स हल। ठीक है, कॉन्वेक्स हल के अंदर हम क्या करते हैं, ये पॉलीगन, ये क्या होता है, जितने भी आपके सारे पॉइंट्स होते हैं वो सारे पॉइंट्स को क्या करता है, कवर करता है और एक पॉलीगन को फॉर्म करता है। क्लियर है, सारे पॉइंट्स को कवर करने के लिए सारे पॉइंट्स को कवर करता है और स्मॉलेस्ट होता है, इसी को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स हल। नहीं समझ आया तो आप देख लीजिए किस तरीके से कि फॉर एग्जांपल कि मेरे पास ये बहुत सारे पॉइंट्स पड़े हैं 1 2 3 ये। ठीक है, तो कॉन्वेक्स हल प्रॉब्लम क्या कहती है कि आप क्या बनाओ, स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट पॉलीगन बनाओ। यहाँ से हम इसको जोड़ देंगे, इसको इससे, इसको इससे, 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 तो दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स हल। ये क्या है, कॉन्वेक्स हल है। क्यों? क्योंकि हमने इसको इस तरीके से स्कैटर्ड किया है, इस तरीके से जोड़ा है कि हमारे जो सारे पॉइंट है वो कवर हो चुके हैं। दैट इज कॉल्ड स्कैटर वो कॉन्वेक्स हल। ठीक है, ठीक है,
आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो कॉन्वेक्स सेल स्मॉलेस्ट कॉन्वेक्स पॉलीगन है जिसके अंदर जो प्लेस के अंदर सारे पॉइंट्स है वो कवर कर लेता है। आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से आता है कि आपको एक सेट एक्स गिवन है जिसके अंदर P1 से Pn तक है, तो इन प्लेस हमें क्या बनाना है, उसको फाइंड करना है कॉन्वेक्स सेल। तो कॉन्वेक्स सेल को फाइंड आउट करने के लिए एकदम सिंपल है कि जितने भी आपके सारे पॉइंट्स हैं आप सारे पॉइंट्स को इस तरीके से ज्वाइन करो, एक स्मॉलेस्ट पॉलीगन बनाओ जिसके अंदर आपके जो सारे पॉइंट्स है वो कवर हो जाए, दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स सेल। जो बना वो कॉन्वेक्स सेल, ठीक है। इसमें डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम हम यूज करते हैं जो कितना टाइम लेते हैं, एन लॉग एन टाइम लेती है किसी भी कॉन्वेक्स सेल को कंप्यूट करने के लिए, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो मेरे पास P2, P9, P5, P7, P10, P8, P1 से P10 तक थे। अब मुझे कॉन्वेक्स सेल फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से स्टार्ट करूंगी एक पॉइंट से और इसको इस तरीके से मैं ज्वाइन करूंगी, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से इस तरीके से ज्वाइन करूंगी जो मेरे सारे पॉइंट्स है वो क्या हो जाए, कवर अप हो जाए। तो मैंने इस तरीके से ज्वाइन किया। अगर मैं पूछूं कि कॉन्वेक्स सेल में कौन कौन से पॉइंट ने पार्टिसिपेट किया है तो कौन कौन से आएंगे, P5, P9, P2, P8, P10 एंड P7। तो ये क्या है, मेरी कॉन्वेक्स सेल है। क्लियर है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। कॉन्वेक्स सेल से अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर में ही पूछेगा, इससे ज्यादा का नहीं पूछेगा। आपसे पूछ लेगा कि कॉन्वेक्स सेल को एक्सप्लेन करो विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, जो कि एक बार पूछ भी लिया था 2 नंबर में, ठीक है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है आपका ग्रीडी एल्गोरिथम्स। अब ग्रीडी एल्गोरिथम से पहले हमारी एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होती है। क्या होती है हमारी, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होती है। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में जो हमारा सॉल्यूशन है हम उसको क्या करते हैं, जो हमारा रिजल्ट है, ऑप्टिमाइजेशन का जो रिजल्ट है हम उसको क्या करते हैं, या तो मिनिमाइज करते हैं या उसको मैक्सिमाइज करते हैं। मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का मतलब क्या, अगर मेरा प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को मुझे क्या करना चाहिए, मिनिमम करना चाहिए कि मैक्सिमम करना चाहिए, ऑब्वियस है मैक्सिमम करना चाहिए। अगर मेरा कॉस्ट है तो कॉस्ट को मुझे क्या करना चाहिए, मिनिमम करना चाहिए। रिस्क है तो मुझे रिस्क को क्या करना चाहिए, मिनिमम करना चाहिए। तो ऑप्टिमाइजेशन जो प्रॉब्लम है उसका जो रिजल्ट होता है हमें या तो उसे मिनिमाइज करना होता है या मैक्सिमाइज करना होता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल लेके बताया कि कॉस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, रिस्क हो गया। तो इसके हमारे ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के 2 टाइप होते हैं जिसकी हेल्प से हम किसी भी प्रॉब्लम के रिजल्ट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं। पहला हो गया आपका ग्रीडी, दूसरा होता है आपका डीपी यानी डायनामिक प्रोग्रामिंग। तो इस यूनिट के अंदर अभी हम ग्रीडी एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे, डीपी हम आने वाली अपकमिंग यूनिट्स में पढ़ेंगे। डीपी भी आपका पूरा है, ठीक है। तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2 मेथड्स हैं, ग्रीडी एंड डीपी। तो हमें क्या पढ़ना है, ग्रीडी पढ़ना है। क्लियर है। अब ग्रीडी का अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दूं तो किस तरीके से दूंगी, टेकिंग एन एग्जांपल कि मेरे पास ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, मुझे ए से बी जाना है, ठीक है। ए से बी जाने के लिए मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं कैसे जा सकती हूँ, मैं वॉक करके जा सकती हूँ, पैदल पैदल जा सकती हूँ, साइकिल से जा सकती हूँ, कार से जा सकती हूँ, ट्रेन से जा सकती हूँ, एरोप्लेन से जा सकती हूँ, और किससे जा सकती हूँ, बस इनसे ही जा सकती हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, अब मेरे पास एक कंस्ट्रेंट है, एक कंडीशन है कि जब मैं ए से बी जाऊंगी तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे चाहिए। ए से बी जाने के लिए मेरे पास जो मैक्सिमम टाइम है वो 4 घंटे है। 4 घंटे से ज़्यादा मुझे नहीं लगने चाहिए। तो अगर मैं पैदल जाऊंगी तो बहुत टाइम लग सकता है, साइकिल के से जाऊंगी तो भी मुझे बहुत टाइम लग सकता है। तो मेरे पास जो सॉल्यूशन आए वो कितना है, 3 आए। इनको हम बोलते हैं फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल सॉल्यूशन मेरे पास 3 है, कार, ट्रेन या एरोप्लेन। मैं कार से जा सकती हूँ, ट्रेन से जा सकती हूँ, एरोप्लेन से जा सकती हूँ। अब मुझे क्या करना है, इसमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। मेरा टारगेट क्या है कि जो इसका रिजल्ट है उसका जो कॉस्ट है वो मिनिमम आना चाहिए। अगर मुझे कॉस्ट मिनिमम करना है तो मुझे किससे जाना चाहिए, कार से जाना चाहिए, ट्रेन से जाना चाहिए या एरोप्लेन से जाना चाहिए। किससे जाना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, ट्रेन से जाना चाहिए। क्यों, ट्रेन में क्या लगेगा, मेरा कम खर्चा लगेगा। अगर मैं कार में जाऊंगी तो मेरा पेट्रोल लगेगा, बहुत सारे और खर्चे होंगे। एरोप्लेन से तो ऑब्वियस है बहुत महंगा टिकट लगेगा। बट अगर मैं ट्रेन से जाऊंगी तो मेरा क्या रहेगा, अब मेरी कॉस्ट जो है वो मिनिमम रहेगी। तो मेरा जो आउटपुट आया वो क्या आ गया, ट्रेन। तो ये क्या है, इसका सॉल्यूशन है। और ये ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ग्रीडी एल्गोरिथम्स काम करता है, ठीक है। अब ये जो मेरे पास वॉक, साइकिल, कार, ट्रेन, एरोप्लेन, इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन स्पेस। कि एक प्रॉब्लम के कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं, जितने भी हो सकते हैं। ए से बी जाने के लिए मेरे पास जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन है, पैदल जाना, ट्रेन से जाना, भाग के जाना, जो भी है उसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन स्पेस। और उनमें से जो मैं आगे यूज कर रही हूँ जैसे कार, ट्रेन और एरोप्लेन, ये मेरे क्या फिजिबल सॉल्यूशन है जो मेरे आगे काम आएंगे। ये इनमें से ही मुझे सेलेक्ट करना है, तो इनको मैं बोलती हूँ फिजिबल सॉल्यूशन। और जो मेरा लास्ट में आता है वो तो मेरा सॉल्यूशन ही होता है। क्लियर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ग्रीडी जो एल्गोरिथम है वो किस तरीके से काम करता है। इसका मेन क्या है कि ये बेस्ट पाथ को फाइंड आउट करती है, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है,
A greedy algorithm is an algorithmic technique that solve a problem by making the best possible choice at each step without worrying about future consequences. ये क्या कहते हैं? greedy algorithm एक algorithmic technique है जिसके अंदर हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसमें हर स्टेप में हम देखते हैं कि हमारा बेस्ट पॉसिबल चॉइस कौन सा होगा। जो भी बेस्ट पॉसिबल चॉइस होता है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं और हम फ्यूचर के बारे में परेशान नहीं होते कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। हम जिस स्टेप पे हम वहाँ देखते हैं कि उसका बेस्ट क्या होगा। ठीक है, क्लियर है? जैसे हमें कार, ट्रेन, एरोप्लेन था तो हमने वहाँ देखा कि मेरा बेस्ट कौन सा होगा, मुझे कॉस्ट को मिनिमम करना तो मेरे लिए बेस्ट कौन सा रहेगा, ट्रेन रहेगा, तो मैंने ट्रेन को चूज किया। तो इस तरीके से ग्रीडी एल्गोरिथम्स में हम क्या करते हैं, जब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो बेस्ट पॉसिबल चॉइस को हर स्टेप पे हम लेकर चलते हैं। क्लियर है? और ये ऐसा नहीं है कि ऐसे चल जाता है, ये स्टेजेस में वर्क करता है। जो ग्रीडी एल्गोरिथम्स है ना, ये स्टेजेस में वर्क करता है, डायरेक्टली ऐसे कुछ नहीं वर्क करता। अब जनरल स्टेप्स इसके क्या होते हैं? सबसे पहला स्टेप होता है हम सारे पॉसिबल चॉइस को फाइंड आउट करते हैं। ए से बी जाने के लिए मेरे पास कितनी पॉसिबल चॉइस थी? 1 2 3 4 5। तो स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, सारी पॉसिबल चॉइस को आइडेंटिफाई करते हैं कि कितनी पॉसिबल चॉइस है। स्टेप 2 के अंदर क्या करेंगे, चूज द बेस्ट इमीडिएट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। आपको मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज करना, उसके बेस पे आप क्या करोगे, इमीडिएट बेस्ट ऑप्शंस को क्या करोगे, चूज करोगे। जैसे आपने बेस्ट ऑप्शन को चूज करा, आप सॉल्यूशन के लिस्ट के अंदर उसको ऐड कर दोगे, आपका जो प्रॉब्लम का साइज है वो रिड्यूस होता जाएगा। और ये आप कब तक रिपीट करते जाओगे, जब तक आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हो जाती। आप तब तक ये जो स्टेप्स हैं इनको परफॉर्म करते रहोगे। हर स्टेप पे क्या करोगे, बेस्ट पॉसिबल पाथ को चूज करोगे, फिर सॉल्यूशन के अंदर ऐड करोगे। प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई तो दोबारा करोगे, सॉल्व हो गई तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। जैसे मेरी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं थी तो मेरी प्रॉब्लम में मुझे पहले ही मिल गया ट्रेन सॉल्यूशन। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब ग्रीडी एल्गोरिथम्स की बात करें कि अगर आ जाता है कि एल्गोरिथम लिखना है तो किस तरीके से हमें लिखना है, तो सबसे पहले ग्रीडी एस, जो हमारी एस क्या है, हमारी प्रॉब्लम है। हम एस क्या है, एस अगर सॉल्यूशन है, अगर जो हमारी ग्रीडी प्रॉब्लम है उसका जो सॉल्यूशन है एम्प्टी है, एम्प्टी है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हमारा प्रॉब्लम जो है वो इनकम्प्लीट है, सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर से बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं। कैंडिडेट अगर फिजिबल हुआ तो सॉल्यूशन के अंदर ऐड करेंगे और सॉल्यूशन को रिटर्न कर देंगे। जैसे ये था तो मेरे पास फिजिबल सॉल्यूशन कार, ट्रेन और एरोप्लेन थे, तो मेरे पास फिजिबल सॉल्यूशन था ना, तो वो यही कह रहा है अगर कैंडिडेट इज फिजिबल, जो मैंने सेलेक्ट किया है वो कैंडिडेट फिजिबल है तो मैंने उसको सॉल्यूशन के अंदर ऐड कर दिया। अगर नहीं है तो मैं आगे बढ़ी, मैंने चेक करा कि और कोई सा फिजिबल होगा, जो फिजिबल होगा हम उसको सेलेक्ट करेंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा ग्रीडी एल्गोरिथम्स काम करता है। ठीक है, अब ग्रीडी एल्गोरिथम से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रीडी एल्गोरिथम क्या होता है, इससे ज़्यादा इससे नहीं आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ग्रीडी एल्गोरिथम्स के अंदर हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, जैसे एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम होगी, 0-1 नैप सेट प्रॉब्लम होगी, काफ़ी प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम, जो कि हमारे AGT 2023-24 में पूछा गया था। नहीं, 23-24 में 7 नंबर के क्वेश्चन नहीं, 2 नंबर का पूछ लेता कि समझा दो कि भाई एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम क्या होता है। ठीक है, तो 2 नंबर के क्वेश्चन है, बट हम इसको कंप्लीट देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम होता क्या है, देयर आर n डिफरेंट एक्टिविटीज आर गिवन विद स्टार्टिंग एंड एंडिंग टाइम, सेलेक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिविटी टू सॉल्व अ सिंगल पर्सन। एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, n डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं और हर एक्टिविटी के पास 2 चीज़ें होती हैं, एक उसका स्टार्टिंग टाइम और एक उसका एंडिंग टाइम। हमें इस तरीके से एक्टिविटीज़ को सेलेक्ट करना होता है कि सेलेक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिविटीज़, हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ को सेलेक्ट करना होता है जो कि एक सिंगल पर्सन उसको सॉल्व कर पाए। इस तरीके से हमें एक्टिविटीज़ को सेलेक्ट करना होता है। क्लियर है? सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बताया कि इसके अंदर क्या होती है, एक्टिविटीज़ होती हैं। एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम के अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं, हर एक्टिविटी के पास उसकी 2 चीज़ें होती हैं, एक तो स्टार्टिंग टाइम और उसका एंडिंग टाइम। क्लियर है? ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब इसका जो एल्गोरिथम है वो क्या कहता है कि सबसे पहले जो भी आपको एक्टिविटीज़ है उनको आप शॉर्ट कर दो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर एंडिंग टाइम के बेस पर आप क्या कर दो, उसको शॉर्ट कर दो। एंड नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, कंपैटिबल एक्टिविटी को फाइंड आउट करो और फिर लिस्ट के अंदर ऐड ऑन कर दो। वो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी कि क्या कह रहा है। ये हमारे एग्जाम्पल है जिसके अंदर हमारे पास 6 एक्टिविटीज़ है। मैं आपको लिख लेती हूँ यहाँ A1, A2, A3, A4, A5, A6, मेरे पास 6 एक्टिविटीज़ हैं और हर एक्टिविटीज़ का मेरे पास क्या है, स्टार्टिंग टाइम भी है और एंडिंग टाइम भी है। इसका स्टार्टिंग टाइम क्या है 1, इसका 3, 0, 5, 8, 5। ठीक है, एंडिंग टाइम की बात करें तो एंडिंग टाइम यहाँ 2। ऑलरेडी मैंने शॉर्ट कर लिया इसे छोटे से बड़े की,
में 2, 4, 6, 7, 9 एंड 9 हमेशा आपको शॉर्ट करना है एंडिंग टाइम के बेस पर, ठीक है। ऑलरेडी ये क्वेश्चन में शॉर्टेड है तो मुझे ज़रूरत नहीं है, बट अगर नहीं होता तो आपको क्या करना पड़ता है, शॉर्ट करना पड़ता है। तो एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम क्या कहती है कि सबसे पहले स्टेप तो ये होता है कि आप एंडिंग टाइम के बेस पे इसको शॉर्ट कर लो, पहला स्टेप क्लियर है। अब सबसे पहला जो स्टेप होता है वो मेरा क्या कहता है कि सॉल्यूशन के अंदर आप सबसे पहले उस एक्टिविटी को सेलेक्ट करो या वहाँ से एक्टिविटी सिलेक्शन स्टार्ट करो जिसका एंडिंग टाइम सबसे छोटा है। तो इसमें जो एक्टिविटी जो हमारी 6 एक्टिविटीज़ है इसमें सबसे छोटा एंडिंग टाइम किसका, A1 का। ऑलरेडी शॉर्टेड है तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हम एक्टिविटी को सेलेक्ट करेंगे तो हमेशा फर्स्ट एक्टिविटी को तो हम सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट एक्टिविटी को मैंने सेलेक्ट किया, उसको कितना टाइम लग रहा है, एंड होने में 2, यानी वो 2 तक कंप्लीट कर रही है अपना टास्क, 2 तक कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट जो हमारी A2 है वो कब अराइव हो रही है, 3 पर, यानी उसका स्टार्टिंग टाइम क्या है 3। तो 2 पे वो खत्म हुई तो नेक्स्ट वाली एक्टिविटी स्टार्ट हो सकती है, नहीं हो सकती, यस हो सकती है। क्यों, क्योंकि वो 3 से हो रही है। तो हमने क्या कर दिया, सॉल्यूशन के अंदर A2 को भी ऐड कर दिया, क्योंकि A1 हमारी 2 पे खत्म हो रही है तो 2 के बाद वो 3 पे स्टार्ट हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हमारी A2 है वो कब फिनिश हो रही है, 4 पे। A2 कब है, A2 हमारा 4 टाइम पे फिनिश हो रही है। अब जो हमारी A3 है वो कब अराइव हो रही है, 0 पे। अब है तो हम 4 पे, वो कह रही है कि मुझे 0 से स्टार्ट होना है, क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं। यहाँ क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो हमें ओवरलैपिंग नहीं करनी, हमें क्या करना है, उस एक्टिविटी को डिस्कार्ड कर देना है, या वो एक्टिविटी हम सॉल्यूशन के अंदर ऐड नहीं करेंगे। कब ऐड नहीं करेंगे, जब एंडिंग टाइम इसका बड़ा होगा और इसका स्टार्टिंग टाइम छोटा होगा, तो हम क्या कर देंगे, उसको डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि हो ही नहीं सकता, 4 पे वो खड़ा है, वो कह रहा है 0 पे पहुंच जाओ, क्या ऐसा पॉसिबल है, नो। तो A3 हम सॉल्यूशन के अंदर ऐड नहीं करेंगे। A4 को चेक कीजिए, यहाँ एंडिंग टाइम क्या है 4, इसका स्टार्टिंग टाइम क्या है 5, यस 4 पे हम खत्म है और वो कह रहा है मुझे 5 से स्टार्ट करना है। हाँ, तो वो कर सकता है, कर सकता है, नहीं कर सकता, ऑब्वियस है कर सकता है। तो हमने A4 को भी क्या कर दिया, सॉल्यूशन के अंदर ऐड ऑन कर दिया। अब A4 का एंडिंग टाइम कितना, 7। अब वो 7 पे उसने फिनिश करा। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, A5 को हमने चेक करा, A5 कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 8 से। हाँ, हमने 7 पे फिनिश किया और वो 8 पे स्टार्ट कर रही है, तो 8 पे तो वो स्टार्ट कर सकती है, तो ये कर सकती है, तो इसका मतलब ये हमारे सॉल्यूशन के अंदर ऐड हो जाएगी। तो A5 हमारे सॉल्यूशन के अंदर ऐड हो गई। अब नेक्स्ट क्या है, A6। अगर मैं A6 की बात करूँ तो A5 कहाँ खड़ा है, 9 पे खड़ा है, और A6 क्या कह रहा है, 5 से। मुझे कहाँ से स्टार्ट करना, 5 से स्टार्ट करना है। क्या वो 5 से स्टार्ट कर पाएगा, नहीं, क्योंकि हमारी जो करंट पोजीशन है वो क्या है, हम तो 9 पे पहुंच गए, 5 से तुम कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो इसका मतलब ये एक्टिविटी हम इंक्लूड नहीं करेंगे सॉल्यूशन के अंदर। बस हो गया। तो हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन आ गया उसके अंदर हमारी कौन कौन सी एक्टिविटी आ गई, A1, A2, A4 और A5। ये इसका आंसर हो गया। इस तरीके से ही हमारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरीके से ही आएगा कि बस आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। तो बस हमें क्या चेक करना है, एंडिंग टाइम और स्टार्टिंग टाइम। जब एंडिंग टाइम और स्टार्टिंग टाइम को हम कंपेयर कर रहे हैं, अगर हमने कब डिस्कार्ड करना है, जब हमारा एंडिंग टाइम बड़ा और स्टार्टिंग टाइम छोटा है। तो जब हमें वो उस एक्टिविटी को सेलेक्ट नहीं करना, उस एक्टिविटी को छोड़ना, नेक्स्ट एक्टिविटी को चेक करना है, क्यों, ठीक है। और हमें ओवरलैपिंग नहीं करनी, तो इसलिए हम इनको हटाते जा रहे हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको ऐसे करके दिखा दिया, बट अगर ये 7 नंबर में आता है तो प्रॉपर आपको इस तरीके से करके दिखाना कि सबसे पहले स्टेप क्या होता है कि हम फर्स्ट एक्टिविटी को सेलेक्ट करते हैं, सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं एक्टिविटी को, कंपेरिजन में हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम, फिनिशिंग टाइम को कंपेयर करते हैं। अगर स्टार्टिंग टाइम बड़ा होता है, फिनिशिंग टाइम छोटा होता है, तो हम उसको ऐड ऑन कर लेते हैं, अदरवाइज उसे नहीं करते। क्लियर है। इस तरीके से तो आपको नोट्स में प्रॉपर मिल जाएगा कि आपको एग्जाम के अंदर किस तरीके से लिखकर आना है। अगर हम फाइनल सॉल्यूशन की बात करें तो A1, A2, A4, A5, और हमारा सॉल्यूशन क्या था, यही तो आया था, A1, A2, A4, A5। क्लियर है। और इसमें कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर हम इसके एल्गोरिथम्स की बात करें कि इसका एल्गोरिथम क्या कहता है, इसका एल्गोरिथम क्या कहता है कि एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम में हर एक्टिविटी के पास 2 चीज़ें होती हैं, स्टार्टिंग टाइम, फिनिशिंग टाइम। एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या है कि इसके एक्टिविटीज़ कितनी है, यहाँ एन कितना है, 6, क्योंकि इसमें कितनी है, 6 एक्टिविटीज़। तो एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्टिविटीज़ हमारी कितनी है। स्टेप 1 क्या कहता है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ है उनको आप उनके फिनिशिंग टाइम के बेस पे क्या कर दो, शॉर्ट कर दो। जैसे आप उसको शॉर्ट करते हो तो सेलेक्ट करो फर्स्ट एक्टिविटी, जैसे हमने इसमें क्या करा, फर्स्ट शॉर्ट कर दिया और फर्स्ट एक्टिविटी को हमने सेलेक्ट करा। फर्स्ट एक्टिविटी को सेलेक्ट करने के बाद जितनी भी आपकी सारी रिमेनिंग एक्टिविटीज़ रह गई हैं उनको कंपेयर करो। आप क्या कंपेयर करो कि स्टार्टिंग टाइम अगर बड़ा है या इक्वल है
आपके फिनिशिंग टाइम के, तो आप क्या करो, उस एक्टिविटी को सेलेक्ट कर दो और रिटर्न कर दो। अगर नहीं है तो आप क्या कर दो, उसका एक्टिविटी को डिस्कार्ड कर दो और आगे बढ़ते जाओ। एल्गोरिथम सिंपल है, जो हमने एग्जाम्पल के अंदर करा वही हमने एल्गोरिथम्स के अंदर लिखा हुआ है। और अगर हम इसकी सूडो कोड की बात करें तो सूडो कोड भी बहुत ईजी है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि इससे मतलब भी सूडो कोड एल्गोरिथम से सही ये क्वेश्चन आए नहीं है, बट आ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकता है। तो हमें कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ना है कि जहाँ से एकेटिव हमारा क्वेश्चन पूछे हम नहीं कर पाए। क्लियर है। तो सूडो कोड में हमारा क्या कहता है कि एक्टिविटी सिलेक्शन, इसमें दो चीजें, स्टार्टिंग टाइम, फिनिशिंग टाइम, और एन के रिप्रेजेंट करा है नंबर ऑफ एक्टिविटीज। सबसे पहले हमें क्या करना है, सेलेक्ट फर्स्ट एक्टिविटी। हमने क्या करना है, जो भी फर्स्ट एक्टिविटी है, एक लूप स्टार्ट करना है जे हमने यहाँ से स्टार्ट करा, जे इक्वल टू 0 यहाँ से स्टार्ट करा, और हमने जो भी फर्स्ट एक्टिविटी है उसको क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया, यानी A1 को हमने क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया। अब ये क्या करते हैं, एक दूसरा लूप आई चलाओ 1 से, यानी आई जे 0 पे और आई क्या है 1 से n-1 तक चलेगा। क्लियर है। आप चेक करो एस ऑफ आई यानी स्टार्टिंग टाइम। देखो मैं आपको इसको एक बार बता देती हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रहे। एक बार हम इसको दोबारा से लिख देते हैं, 1 2 3 4 स्टार्टिंग की 2-3 एक्टिविटीज़ ले लेते हैं, ठीक है। क्या है हमारी स्टार्टिंग की 4 एक्टिविटीज़ ले लेते हैं, फिर पूरे सूडो कोड को ड्राई रन करके देखते हैं ताकि हमें कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ये क्या है हमारी 1 3 0 5 8, ये A1 A2 A3 A4 A5, ये क्या है हमारी स्टार्टिंग टाइम और ये क्या है हमारा फिनिशिंग टाइम, 2 4 6 7 9, ठीक है। अब हमारी जो सूडो कोड है वो क्या कहता है कि एक्टिविटी के अंदर स्टार्टिंग टाइम भी है, फिनिशिंग टाइम है, और एन क्या है मेरा 5 है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, सेलेक्ट फर्स्ट एक्टिविटी, जो आपकी फर्स्ट एक्टिविटी है उसको आप सेलेक्ट करो और उसको इनिशियलाइज करो जे से, जे इक्वल टू 0, जे इक्वल टू 0 फर्स्ट एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप लूप चलाओ आई 1 से क्या, यानी से एक आगे से आई हमारा यहाँ से चलेगा n-1 तक। क्लियर है। अगर आप ये 0 से स्टार्ट करो तो n-1 तक चलेगा ना। अभी तो मैंने A1 A2 A3 A4 A5 लिखा है। अगर आप यहाँ 0 से इंडेक्सिंग करोगे 0 1 2 3 4 तो n-1 ही आएगा ना, ठीक है। समझ आया ना, n-1 यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि हम 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट करें। अगर हम 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट नहीं करेंगे, 1 से इंडेक्सिंग स्टार्ट करेंगे तो हमारा i कहाँ से चलेगा, 2 से n तक चलेगा। क्लियर है। अब हम क्या चेक कर रहे हैं, इफ यानी एस ऑफ आई अगर बड़ा है या इक्वल है एफ ऑफ जे से, तो हम क्या कर रहे हैं, उस एक्टिविटी को सेलेक्ट कर रहे हैं और सॉल्यूशन के अंदर ऐड कर रहे हैं। अब एस ऑफ आई क्या है मेरा, एस ऑफ आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, A2 को। एस ऑफ आई क्या है 3, यानी 3 को हम कंपेयर कर रहे हैं एफ ऑफ जे से। एफ ऑफ जे कहाँ है हमारा यहाँ, इसका फिनिशिंग टाइम कितना है 2। तो इसका मतलब अगर एस ऑफ आई आपका बड़ा है और एफ ऑफ जे आपका छोटा है, तो आप क्या कर रहे हो, उस एक्टिविटी को सेलेक्ट कर रहे हो। तो हमने क्या करा, एक्टिविटी कौन सी है हमारी, A2 को हमने सेलेक्ट कर लिया और जे किसको इनिशियलाइज कर रहा, जे हमारा आई के इक्वल हो गया। अब हमारा जे क्या हो गया, जे हमारा यहाँ आ गया और आई हमारा आगे बढ़ गया। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, लूप के अंदर चलते जा रहे हैं, इस तरीके से हम कंपेयर करते जा रहे हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। ये मैंने आपको एक लाइक ड्राई रन करके दिखा दे कि किस तरीके से हमारा सूडो कोड काम कर रहा है। जो हमने एग्जाम्पल में किया है ना, वही हमारा एल्गोरिथम है, वही हमारा सूडो कोड है। अगर आपको एक बार एल्गोरिथम समझ आ गया ना, एग्जाम्पल समझ आ गया, तो आप उसको सूडो कोड और ये सब चीज़ें बहुत इजीली लिख दोगे। अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा है हमारा O ऑफ n log n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा है हमारा O ऑफ 1, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। तो एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि आपका नैपसैक प्रॉब्लम यूजिंग ग्रीडी। बेसिकली नैपसैक प्रॉब्लम है क्या, नैपसैक प्रॉब्लम वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। आपको पता है कि ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को या तो मिनिमाइज करते हैं या मैक्सिमाइज करते हैं, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब ये नैपसैक प्रॉब्लम जो है वो होती क्या है, अ थीफ हैज़ अ बैग नैपसैक विद लिमिटेड कैपेसिटी एंड वांट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट बाय सेलेक्टिंग आइटम्स। ये प्रॉब्लम है क्या, हमारे पास एक बैग है, नैपसैक का मतलब है कि हमारे पास एक बैग है और एक थीफ है। थीफ को आइटम को बैग के अंदर रखना है और इस तरीके से उसको आइटम को बैग में रखना है कि उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो। यही हमारी प्रॉब्लम है, सिंपल। इसके अंदर क्या है कि हमारे पास एक बैग है जिसको हम नैपसैक बोल रहे हैं। इसके अंदर हमें कुछ आइटम्स को सेलेक्ट करके रखना है और इन आइटम को इस तरीके से सेलेक्ट करके रखना है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो क्या हो, वो मैक्सिमम हो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो बैग है इसकी कैपेसिटी है कि इसमें बस 15 आइटम आ सकते हैं, 10 आइटम आ सकते हैं, 5 आइटम आ सकते हैं। तो इसी की एक फिक्स कैपेसिटी है। तो हमें कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आइटम्स को इस तरीके से सेलेक्ट करना है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो क्या हो, मैक्सिमम हो। यही होती है हमारी नैपसैक प्रॉब्लम। क्लियर है।
अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्या, अ नैपसैक ऑफ कैपेसिटी W, एक नैपसैक यानी एक बैग है जिसकी कैपेसिटी है W, n नंबर ऑफ आइटम्स है हमारे पास। अब हमें आइटम्स का, जितने भी आइटम्स है, हर आइटम का क्या है, उसका वेट है और उसका प्रॉफिट है। यानी अगर हमारे पास 7 आइटम है तो हर आइटम का क्या है, अपना एक वेट है और अपना एक प्रॉफिट है। ये तो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गई। अब हमारा गोल क्या है, हमारा गोल क्या है, मैक्सिमाइज द टोटल प्रॉफिट विदाउट एक्सीडिंग द नैपसैक कैपेसिटी। हमें क्या करना है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है और कैपेसिटी हमारी एक्सीड नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो बैग है अगर उसकी कैपेसिटी 10 है तो हमें 10 आइटम्स को इस तरीके से सेलेक्ट करना है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो, क्योंकि हम उसकी कैपेसिटी एक्सीड नहीं कर सकते। 10 से हम 11 नहीं जा सकते। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा कि बेसिकली नैपसैक प्रॉब्लम होती क्या है। अब टाइप ऑफ नैपसैक प्रॉब्लम, हमारे पास 2 टाइप होते हैं नैपसैक प्रॉब्लम के, एक तो फ्रैक्शनल होता है, एक 0-1 होता है। फ्रैक्शनल के अंदर हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन का मतलब भी क्या है कि लाइक अपॉन में जैसे हम फ्रैक्शन की बात करते हैं तो जो P अपॉन Q की फॉर्म में होता है, मैथ्स में बात करें तो फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि अगर हमारी बैग की जो कैपेसिटी है वो 10 है, ठीक है, हमने 9 आइटम्स कर लिए और हमें जो नेक्स्ट वेट, जो हमें नेक्स्ट आइटम सेलेक्ट करना है उसका वेट ज़्यादा है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर एक आइटम है उसका वेट है 10 kg, बट हमें 10 kg वेट नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए, 5 चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, 10 में से 5 को ले सकते हैं, यानी उसका फ्रैक्शन ले सकते हैं, यानी उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल नैपसैक। बट अगर 0-1 नैपसैक की बात करें तो 0-1 नैपसैक के अंदर हम क्या करेंगे, या तो आइटम आप पूरा लोगे या आइटम नहीं लोगे। इसमें क्या करते हैं, हम आइटम को उसका एक छोटा पार्ट भी ले सकते हैं। सिंपली अगर मैं बताऊं तो हमारे पास एक बड़ा आइटम है, उसका एक छोटा पार्ट भी हम ले सकते हैं। किसके अंदर, फ्रैक्शनल नैपसैक के अंदर। बट अगर 0-1 की बात करें तो 0-1 के अंदर हम नहीं लेते। तो आइटम कैन बी ब्रोकन इनटू फ्रैक्शन, आइटम्स को क्या कर सकते हैं, हम ब्रोक कर सकते हैं फ्रैक्शन में जितनी हमें नीड है। इफ आइटम वेट इज 10 kg, वी टेक 5 kg ऑफ इट, सॉल्व यूजिंग ग्रीडी एल्गोरिथम्स। हमारे पास 10 है, हमें सिर्फ उसका क्या चाहिए, 5 चाहिए, तो हम ग्रीडी एल्गोरिथम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर 0-1 नैपसैक की बात करें तो 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम हम ग्रीडी एल्गोरिथम से नहीं सॉल्व करते हैं, वो हम करते हैं डीपी यानी डायनामिक प्रोग्रामिंग से। यूनिट नंबर 4 जो है वो हमारी टोटल डीपी के ऊपर है, तो यूनिट 4 के अंदर हम 0-1 नैपसैक को डिटेल में कवर करेंगे। हम इस वीडियो के अंदर किसको करेंगे, सिर्फ ग्रीडी एल्गोरिथम से, जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हमारी फ्रैक्शनल नैपसैक। अब 0-1 नैपसैक में हम क्या है कि आइटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, अब आइटम्स को डिवाइड नहीं कर सकते। अगर आपके पास 10 kg है तो आप 10 kg में से 5 kg को नहीं ले सकते, या तो आपको 10 का 10 kg लेना पड़ेगा या आप उस आइटम को लो ही ना। 2 ही ऑप्शन है, या तो लो तो पूरा लो या मत लो। क्लियर है? टेक द होल प्रॉब्लम या लीव इट, सॉल्व यूजिंग डीपी। हम इसको किससे सॉल्व करते हैं, इस प्रॉब्लम 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम को ग्रीडी एल्गोरिथम से सॉल्व हम नहीं कर पाते, हम किससे सॉल्व करते हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग से इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर है? अब जो हमारा फ्रैक्शनल नैपसैक है उसका जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारे AQT 2024-25 में पूछा गया था, जो कि हमारा था क्या, फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम विद n = 7। n = 7 का मतलब क्या है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ आइटम्स है वो कितने हैं, 7 है। एंड द नैपसैक कैपेसिटी ऑफ m = 15, यानी जो हमारा बैग है उसकी कैपेसिटी कितनी है, 15। इसका मतलब क्या है, सिर्फ उसके अंदर 15 वेट जो है उसका 15 है, 15 से ज़्यादा नहीं हम उसके अंदर आइटम्स को रख सकते। क्लियर है? द प्रॉफिट एंड वेट ऑफ ईच आइटम आर गिवन बिलो। हमारे पास जो 7 आइटम्स गिवन है उनका हमें वेट और प्रॉफिट गिवन है। अब आपको ग्रीडी एल्गोरिथम्स जो हमारे फ्रैक्शनल नैपसैक है उसकी हेल्प से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। क्लियर है? ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5 यानी आइटम्स है, ये इनका प्रॉफिट गिवन है, ये इनका हमें वेट गिवन है। अब मैं आपको बताती हूँ कि फ्रैक्शनल नैपसैक को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। क्लियर है? सबसे पहले आप एक टेबल बनाओगे, सबसे ऊपर लिखोगे आप ऑब्जेक्ट हमारे पास कितने हैं, 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 आप ऑब्जेक्ट लिखोगे। प्रॉफिट हमें गिवन है ऑलरेडी कि हर ऑब्जेक्ट का हमारा क्या प्रॉफिट है, वो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, उसका वेट भी गिवन है। अब हमारा जो स्टेप है हमें क्या निकालना है, हमें P/W निकालना है, यानी प्रॉफिट बाय वेट, हर आइटम का प्रॉफिट बाय वेट निकालना है। फर्स्ट आइटम का निकालेंगे तो 5/1 5, 10/3 3.33, 15/5 3, 7/4 1.75, 8/1 8, 9/3 4/2 2। मैंने क्या करा, P/W यानी हर आइटम का प्रॉफिट अपॉन वेट मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब बस आपको सॉल्व करना है। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे मैं आपको बताती हूँ। पहले तो हम यहाँ, चलो पहले मैं नैपसैक का बता देती हूँ। तो हमारी जो नैपसैक है यानी ये जो बैग है, इसी कैपेसिटी कितनी है, इसी कैपेसिटी है 15। ठीक है,
ये हमारे P अपॉन W है। अब हमें उस आइटम को सेलेक्ट करना है, ध्यान से सुनिए, हमें उस आइटम को सेलेक्ट करना है जिसका प्रॉफिट अपॉन वेट सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहले हम उस ऑब्जेक्ट को या उस आइटम को सेलेक्ट करेंगे। तो आप यहाँ देखिए P अपॉन W सबसे ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा किसका है 8, ऑब्जेक्ट कौन सा है 5, इसका वेट कितना है 1। यानी सबसे पहले हमने किस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, सबसे पहले हमने किस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट 5, उसका वेट कितना है 1, और उसका जो P अपॉन W है वो क्या है, सबसे ज्यादा है। हमने 1, इसकी कैपेसिटी कितनी थी 15, एक हमने ऑलरेडी इसके अंदर इन कर दिया, तो कैपेसिटी कितनी बची, रिमेनिंग कैपेसिटी कितनी बची 14। अब 8 को हमने ले लिया, तो 8 के ऊपर हम लिख देंगे 1, यानी हमने इसे पूरा लिया है, फ्रैक्शन में नहीं लिया, पूरा लिया है, पूरा लिया है तो आप 1 लिख दोगे। क्लियर है। अब हमारा ऑब्जेक्ट 5 तो खत्म हुआ। अब 8 के बाद बड़ा कौन सा है, P अपॉन W सबसे बड़ा किसका, हाईएस्ट किसका है, ऑब्जेक्ट नंबर 1 का। कितना है 5, वेट कितना है उसका 1, यानी वेट कितना है 1। कौन से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट नंबर 1 को हमने सेलेक्ट किया, उसका वेट कितना था 1, रिमेनिंग कितना हो गया 14 में हमने एक और 1 माइनस कर देंगे, तो कितना रहा अब हमारा 13। क्लियर है। अब हमारा ऑब्जेक्ट 1 भी पूरा सेलेक्ट हुआ, तो हमने क्या कर दिया 1 लिख दिया। ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 5 को छोड़कर अब जो हमारा P अपॉन W है वो सबसे बड़ा किसका है, ऑब्जेक्ट नंबर 2 का, जो कि आपका 3.33। तो इसका मतलब अब आप नैपसैक के अंदर, बैग के अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट डालोगे, ऑब्जेक्ट नंबर 2, ऑब्जेक्ट नंबर 2 जिसका वेट कितना है, ऑब्जेक्ट नंबर 2 वेट कितना है इसका 3, इसका मतलब 3 वेट हमने और डाल दिया है। 13 कैपेसिटी थी, 3 और डाल दिया है, तो 13 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बच गया। अब हमारी जो नैपसैक है, यानी जो हमारी बैग की कैपेसिटी है वो कितनी बची है 10। अब ऑब्जेक्ट 2 भी सेलेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट 1 भी और ऑब्जेक्ट 5 भी। अभी 4 ऑब्जेक्ट बचे हैं। अब चारों में से अब आप बताओ कि सबसे बड़ा P अपॉन W किसका है। 3 और 6, ये जो दोनों ऑब्जेक्ट है दोनों का P अपॉन W सेम है, तो आप 3 को भी सेलेक्ट कर सकते हो, 6 को भी सेलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 3 आ रहा है तो मैं क्या कर रही हूँ, ऑब्जेक्ट 3 को सेलेक्ट कर रही हूँ। आप अगर 6 को सेलेक्ट करेंगे तो आप 6 को सेलेक्ट कर लीजिए। क्लियर है। मैंने किसको करा, ऑब्जेक्ट नंबर 3 को। नेक्स्ट किसको करा, ऑब्जेक्ट नंबर मैंने 3 को सेलेक्ट करा, जिसका वेट कितना है, ऑब्जेक्ट नंबर 3 जिसका वेट कितना है 5, यानी 5 वेट और चला गया। कैपेसिटी कितनी थी 10, अब 5 और चला गया, तो रिमेनिंग कितनी रह गई 5। और ये जो ऑब्जेक्ट नंबर 3 है हमने पूरा लिया है, तो हम इसको क्या कर देंगे, ऊपर 1 लिख देंगे। क्लियर है। अब हमारे पास कौन कौन से ऑब्जेक्ट बचे, ऑब्जेक्ट 4, ऑब्जेक्ट 6 और ऑब्जेक्ट 7। अब इन तीनों में से सबसे हाईएस्ट P अपॉन W किसका है, ऑब्जेक्ट नंबर 6 का। तो अब हम किसको सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट नंबर 6 को सेलेक्ट करेंगे, जिसका वेट कितना है 3। हमारे पास कितना कैपेसिटी की, जो कैपेसिटी कितनी थी 5 की, 3 हमने डाल दी, तो कैपेसिटी कितनी बची 2। क्लियर है। अब ऑब्जेक्ट 4 और ऑब्जेक्ट 7 में से बड़ा किसका है P अपॉन W, यानी हाईएस्ट किसका है, ऑब्जेक्ट नंबर 7 का। तो अब हम किसको सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट 7 को सेलेक्ट करेंगे, और उसका वेट कितना है 2 वेट डाल दिया, कैपेसिटी भी 2 थी, तो हमारी कैपेसिटी अब क्या हो गई है 0 हो गई है। इसका मतलब अब हम किसी भी ऑब्जेक्ट या को इसके अंदर नहीं डाल सकते, कैपेसिटी फुल हो चुकी है। अब हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट नंबर 7 को भी हमने क्या करा, पूरा लिया, तो हमने इसके ऊपर क्या लिख दिया 1 लिख दिया। ऑब्जेक्ट नंबर 4 है, जो कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको हमने नैपसैक के अंदर नहीं डाला, तो उसके हम ऊपर हम क्या लिख देंगे 0। क्लियर है। जिस भी ऑब्जेक्ट का वेट आप कंप्लीट ले रहे हो, ठीक है, जैसे मैंने ये था ऑब्जेक्ट 1 था, तो इसका वेट 1 था, मैंने इस वेट को कंप्लीट लिया है, तो मैंने ऊपर क्या लिखा है 1। और जिस वेट को मैंने, जिस ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट ही नहीं किया है बैग के अंदर डालने के लिए, तो उसके ऊपर मैं क्या लिखूंगी 0। क्लियर है। इतना समझ आया आपको किस तरीके से करना है, हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। बस आपको क्या करना है, प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे, हर ऑब्जेक्ट का प्रॉफिट और उसकी वैल्यू, जो ये आपने वैल्यू निकाली है कि वो कितना लिया गया है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट की बात करें, ऑब्जेक्ट 1 की बात करें, प्रॉफिट निकालेंगे हम। तो ऑब्जेक्ट 1 सेलेक्ट हुआ है, मतलब जो भी है इसकी, इससे मल्टीप्लाई करते जाओ, 5 इंटू 1 प्लस देन 10 इंटू 1 प्लस 15 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 0, क्योंकि 4 ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट नहीं किया है, प्लस 8 इंटू 1 प्लस 9 इंटू 1 और प्लस 4 इंटू 1। जो कैलकुलेट करके आएगा वो आपका क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट आपका कितना आएगा 51। तो बस हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। बस इतना ही इस क्वेश्चन में करना है। क्लियर है। प्रॉफिट आपने कैलकुलेट कर लिया। अब सेलेक्टेड आइटम्स आप बता सकते हो कि सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट 5 को किया, 1 को, 2 को, 3 को, 6 को और 7 को, तो जस्ट आप बता सकते हो। ये पूछा नहीं है क्वेश्चन में, बट मैंने आपको फिर भी बता दिया है कि ये क्वेश्चन में पूछ सकता है कि आपने जो सेलेक्ट किया नैपसैक के लिए आइटम्स, वो किस ऑर्डर में सेलेक्ट किया या कौन कौन से आइटम्स को आपने सेलेक्ट किया है। क्लियर है।
आई होप आपको क्लियर होगा। तो जस्ट आपको क्या करना है, एक बार दोबारा समझा देती हूँ। P/W निकालना है, फिर नैपसैक के अंदर, बैग के अंदर उन आइटम्स को डालना जिसका P/W सबसे ज्यादा है, फिर आप डालोगे और वेट में से कम करते जाओगे, कैपेसिटी में से कम करते जाओगे। आइटम को सेलेक्ट करोगे, P/W जिसका ज्यादा है उसका वेट को डालोगे। वेट अगर आपने पूरा लिया है तो 1 लिखोगे, वेट अगर आपने नहीं लिया यानी उस ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट ही नहीं किया तो हम उसकी वैल्यू को क्या कर देंगे, 0। लास्ट में क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालने के लिए इन वैल्यूज की मल्टीप्लाई कर देंगे प्रॉफिट से, तो हमारा टोटल प्रॉफिट आ जाएगा और सेलेक्टेड आइटम्स आप कर सकते हो। आई होप आपको क्लियर होगा। क्लियर है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि आपका स्पैनिंग ट्री। अब बेसिकली स्पैनिंग ट्री है क्या? आई स्पैनिंग ट्री ऑफ अ ग्राफ इज अ ट्री दैट, स्पैनिंग ट्री, एक ग्राफ को हम ट्री कब बोलेंगे, उसकी कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहले वो कनेक्टेड होना चाहिए, उसके जो सारे वर्टिसेस है वो क्या होने चाहिए, आपस में कनेक्टेड होनी चाहिए। और जो आपका ग्राफ है उसके अंदर सारे वर्टिसेस होने चाहिए, कोई भी साइकिल नहीं होनी चाहिए, और एग्जैक्टली V-1 एजेस होनी चाहिए। इसका मतलब अगर हमारे पास 5 वर्टिसेस है तो हमारे पास 5-1 4 एजेस होनी चाहिए। क्लियर है। अगर ये कंडीशन कोई भी ट्री सेटिस्फाई करता है तो हम उस ट्री को क्या बोलते हैं, वो कैसा है, हमारा स्पैनिंग ट्री है। स्पैनिंग ट्री आपने डेटा स्ट्रक्चर में भी पढ़ा होगा। स्पैनिंग ट्री ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इससे रिलेट करता है। आपका जो टॉपिक है वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री, स्पैनिंग ट्री नहीं है, बट मिनिमम स्पैनिंग ट्री से पहले आपको पता तो होनी चाहिए कि स्पैनिंग ट्री क्या होता है। क्लियर है। अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि हमारे ये गिवन ग्राफ है, तो क्या आप बता सकते हो कि स्पैनिंग ट्री है, नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहला तो इसमें साइकिल क्रिएट हो रही है, A B D साइकिल, A C D साइकिल क्रिएट हो रही है। 1 2 3 4 वर्टिसेस है तो हमारे पास एजेस कितनी होनी चाहिए, 4-1 3 होनी चाहिए। यहाँ तो 5 है, तो इसका मतलब ये हमारी स्पैनिंग ट्री नहीं है। बट अगर मुझे इस ग्राफ में से स्पैनिंग ट्री को फाइंड आउट करना हो तो मैं किस तरीके से फाइंड आउट करती हूँ? सबसे पहले मैंने क्या करा, कोई भी वर्टिसेस आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने A वर्टिसेस को सेलेक्ट किया, A से मैं स्टार्ट हुई, A से मैं कहाँ गई, B की तरफ गई। कोई प्रॉब्लम है, कोई साइकिल क्रिएट हुई? नहीं, कोई साइकिल नहीं हुई है। अब B से मैं कहाँ जा सकती हूँ, D से D पर, तो मैं B से कहाँ चली गई, D पर। फिर D से मेरा कहाँ रास्ता है, D से मैं कहाँ जा सकती हूँ, C पर जा सकती हूँ, तो मैं C पे पहुंच गई। अब C से मेरे पास 2 रास्ते हैं, C से मैं A जा सकती हूँ, C से अगर मैं A जाऊंगी, अगर मैं इस एज को कनेक्ट कर देती हूँ तो क्या हो जाएगा, साइकिल क्रिएट हो जाएगी। बट स्पैनिंग ट्री क्या कहता है कि उसके अंदर कोई भी साइकिल नहीं होनी चाहिए। बट अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूंगी तो क्या हो जाएगी, साइकिल हो जाएगी। और अगर मैं A को D से ज्वाइन कर देती हूँ तो भी साइकिल हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि मैं A से D वाली एजेस और C से A वाली एजेस को इंक्लूड नहीं करूंगी, क्योंकि वो क्या कर देंगी, साइकिल क्रिएट कर देंगी। तो ये जो मेरा बन के आया, ये क्या है, मेरा स्पैनिंग ट्री है। क्लियर है। कंडीशन आप देख लो, जो वर्टिसेस है सारे वर्टिसेस प्रेजेंट है, यस। सारे वर्टिसेस कनेक्टेड है, यस। कोई साइकिल है, नो। एग्जैक्टली V-1 एजेस होनी चाहिए। वर्टिसेस कितने हैं, 1 2 3 4 वर्टिसेस यानी 4-1। एजेस कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। चेक कीजिए क्या इसमें एजेस 3 है, यस। 1 2 3, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा स्पैनिंग ट्री है। क्लियर है। तो इस तरीके से हम किसी भी ग्राफ के अंदर से अगर हमें फाइंड आउट करने के लिए दे दे कि स्पैनिंग ट्री आप बताओ, तो आप बता सकते हो ना कि इस तरीके से आप किसी भी ग्राफ का स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करोगे। क्लियर है। अब हमारा जो टॉपिक है वो है मिनिमम स्पैनिंग ट्री। मिनिमम यानी मिनिमम स्पैनिंग ट्री हमें ऑलरेडी समझ आ गया कि स्पैनिंग ट्री क्या होता है। जो उसकी कंडीशन है वो आपको याद होनी चाहिए कि कोई भी साइकिल नहीं होनी चाहिए, V-1 एजेस होनी चाहिए, सारे वर्टिसेस प्रेजेंट होने चाहिए और वो कनेक्टेड होने चाहिए। बस ये 4 कंडीशंस हैं। अब मिनिमम स्पैनिंग ट्री हम किसको बोलेंगे, अ कनेक्टेड सब ग्राफ H ऑफ अ ग्राफ G। एक ग्राफ G है, उसका एक सब ग्राफ H है, उसको हम कब बोलेंगे स्पैनिंग ट्री, इफ जब वो ये 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कौन कौन सी कंडीशन है, H शुड कंटेन ऑल वर्टिसेस ऑफ G। G में जितने वर्टिसेस है वो H कंटेन करना चाहिए। सेकंड क्या है, H शुड बी कंटेन N-1 एजेस। उसके अंदर कितने होने चाहिए, N-1 एजेस होनी चाहिए। N जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो नंबर ऑफ वर्टिसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और H शुड बी कनेक्टेड, और कनेक्टेड होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है कोई भी सब ग्राफ, तो हम उस ग्राफ को क्या बोलेंगे, वो है हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या कह रही हूँ मैं कि एक मेरा ग्राफ H है, इसका एक सब ग्राफ एक ग्राफ G है जिसका एक हमने सब ग्राफ बनाया H। अगर H को हम स्पैनिंग ट्री बोलेंगे तो उसको ये कंडीशन, 4 कंडीशन है ना, 3 कंडीशन है वो सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब एग्जाम्पल मैंने लिया 1 2 और 3, ये मेरा एग्जाम्पल है। अब मुझे इसमें से ये ग्राफ H है, एक मुझे सब ग्राफ बनाना है, सॉरी ये ग्राफ G है, बार बार H बोल रही हूँ, ये ग्राफ G है, इसके एक सब ग्राफ बनाना है मुझे H, जो कि स्पैनिंग ट्री होना चाहिए और उन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है,
पहले मैं 1 2 3 सारे वर्टिसेस प्रेजेंट है, यस। अब क्या होने चाहिए, वर्टिसेस कनेक्टेड होने चाहिए। तो अगर मैं 1 को 3 से कर दूं और 1 को 2 से कर दूं तो सारे जो वर्टिसेस है वो कनेक्टेड है। और कितने होने चाहिए, एजेस कितनी होनी चाहिए मेरी, n-1। n क्या है, नंबर ऑफ वर्टिसेस। वर्टिसेस कितने हैं, 3-1, यानी एजेस कितनी होनी चाहिए, 2। क्या 2 एजेस हैं, यस है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये ग्राफ जी का सब ग्राफ एच है, जो कि है हमारा स्पैनिंग ट्री। क्लियर है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आप 3 से 2 कर दोगे तो ये तो स्पैनिंग ट्री नहीं बनेगा, मिनिमम की तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि ये क्या क्रिएट कर देगा, साइकिल क्रिएट कर देगा, और साइकिल तो अलाउ ही नहीं है स्पैनिंग ट्री में। क्लियर है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है वो आता है क्रूस्कल एल्गोरिथम फॉर मिनिमम स्पैनिंग ट्री। यहाँ से आपका जो क्वेश्चन 82 2025-26 में पूछा गया था, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था कि आपको क्रूस्कल एल्गोरिथम को बताना था विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अब क्रूस्कल एल्गोरिथम्स क्या होती है, क्रूस्कल एल्गोरिथम इज अ ग्रीडी एल्गोरिथम्स यूज टू फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ अ कनेक्टेड वेटेड ग्राफ। अगर हमें कोई भी वेटेड ग्राफ गिवन है, अगर मुझे उसके अंदर से मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए मैं यूज करती हूँ क्रूस्कल एल्गोरिथम। क्रूस्कल एल्गोरिथम मैं किस लिए यूज करती हूँ, टू फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री। क्लियर है, अब इसका जो वर्किंग रूल है ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी, पहले हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, फिर आके हम पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से क्लियरिटी होगी। क्लियर है, अब मैंने ये एग्जाम्पल लिया है जो जिसको हम करेंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री से। इसके अंदर से मतलब हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रूस्कल एल्गोरिथम। तो सबसे पहले मैं ये लिख लेती हूँ, ये ए, ये बी है, ये हमारा सी है, ये डी है, ये इसके जो वेट है ये 2 वेट है, ये 5 है, सॉरी ये 4 है, ये 5 है, 1 है, 3 है और ये 10 है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, जो इनका वेट है उसके असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। जैसे आप देखोगे तो असेंडिंग ऑर्डर में मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, सी डी का 1 है, ए सी का 2 है, बी डी का 3 है, ए बी का 4 है, ए डी का 5 है। तो सबसे पहले जो भी आपकी एजेस है उनको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, यानी छोटे से बड़े में। क्लियर है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आप ये जो एजेस हैं जो आपने ये लिए, आप इनमें से सबसे मिनिमम एजेस को सेलेक्ट करो, सबसे मिनिमम वेट की एजेस को। तो सबसे मिनिमम वेट किसका है, सी डी, यानी सबसे पहले आप जो सेलेक्ट करोगे एज वो कौन सी होगी, सी और डी। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री में सबसे पहले कौन सी आएगी, सी और डी, जिसका वेट क्या है 1। क्लियर है, उसके बाद सेकंड मिनिमम कौन सी है, ए और सी। तो यानी ए और सी, और ध्यान रखे जैसे हम ए और सी को कनेक्ट कर रहे हैं तो स्पैनिंग ट्री की जो कंडीशन है या मिनिमम स्पैनिंग ट्री की जो कंडीशन है उसको वायलेट नहीं करना चाहिए। वॉयलेट का मतलब क्या है, आपको ध्यान रखना है बनाते समय कि कोई भी ऐसी एजेस हम कनेक्ट ना करें जो आपस में साइकिल क्रिएट कर दें। क्लियर है, एसी को कनेक्ट, एसी को जब हमने एज को ऐड किया तो कोई साइकिल बनी नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है बी डी, बी और डी, बी ये रहा और डी ये रहा, और इसका वेट कितना है 3। हमने जब इसको ऐड ऑन किया तो क्या कोई साइकिल क्रिएट हुई, नहीं हुई, तो इसका मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है आपका ए बी, अब मैं जैसे ए बी को कनेक्ट करूंगी तो क्या हो जाएगी, साइकिल क्रिएट हो जाएगी, तो मैं इसको कनेक्ट नहीं करूंगी। नेक्स्ट है आपका ए डी, अगर मैं ए और डी को कनेक्ट करूंगी तो वो भी क्या क्रिएट कर देगा, साइकिल क्रिएट कर देगा, तो उसको भी मैं नहीं लूंगी। नेक्स्ट है आपका बी और डी, बी और डी को अगर मैं ऐसे कनेक्ट कर दूंगी तो ये क्या कर देगा, एक साइकिल क्रिएट कर देगा, साइकिल तो अलाउ ही नहीं है, तो इसका मतलब ये भी मैं एज नहीं लूंगी। तो ये जो आपका बन के आया ये क्या आया, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। अब आप पहले हम देख लेते हैं कि भाई हमने सही बनाया नहीं बनाया। देखो मिनिमम स्पैनिंग ट्री, और इसकी टोटल कॉस्ट पूछेगा तो कॉस्ट कितनी है, 3 4 5 6, और ये जो कॉस्ट आई है सबसे मिनिमम कॉस्ट आई है, तो इसको हम बोलेंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो इस ग्राफ का हमने मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट किया विद द हेल्प ऑफ क्रूस्कल एल्गोरिथम। तो क्रूस्कल एल्गोरिथम इस तरीके से ही काम करती है, एजेस को आप असेंडिंग ऑर्डर में करो, मिनिमम एजेस को सेलेक्ट करते जाओ, बस ये ध्यान रखना है कि एजेस को इस तरीके से कनेक्ट करना है कि कोई भी हमारी साइकिल क्रिएट ना हो, बस इतना ध्यान रखो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको समझाती हूँ कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ था। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि ऑलवेज सेलेक्ट द एज विद द मिनिमम वेट दैट डज नॉट फॉर्म अ साइकिल। हम क्या करेंगे, क्रूस्कल एल्गोरिथम में एजेस को इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, और सबसे पहले किस एजेस को सेलेक्ट करेंगे जिसका सबसे मिनिमम वेट होगा, और इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे कि कोई भी एज हमारी साइकिल को क्रिएट ना करे। सारे हमारे जो वर्टिसेस है वो कनेक्टेड होने चाहिए, कोई भी साइकिल नहीं होनी चाहिए, एग्जैक्टली v-1 एजेस होनी चाहिए, और जो टोटल आपका वेट आएगा वो मिनिमम होना चाहिए।
ठीक है। v-1 अगर आपको चेक करना है तो वर्टिसेस 4 है, तो एजेस कितनी होनी चाहिए 3, 1 2 3। तो ये वाली कंडीशन में हमारी सारी कंडीशन को क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम ये जो बन के आया इसको क्या बोलेंगे, दैट ये क्या है हमारा, इस ग्राफ का, गिवन ग्राफ का मिनिमम स्पैनिंग ट्री है। क्लियर है। अब इसका जो एल्गोरिथम है वो मैं आपको समझा देती हूँ। एल्गोरिथम भी आ जाता है, काफी बार इससे पूछा गया है कि आप इसका एल्गोरिथम बता दो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है जहां से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है। तो इसको आप थोड़ा ज्यादा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला स्टेप क्या है, सारे जो भी आपके एजेस है उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो बेस्ड ऑन देयर वेट के बेस पे उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में कर दो। फिर क्या करो, सबसे स्मॉलेस्ट एज को सेलेक्ट करो, चेक करो कि वो कोई साइकिल तो क्रिएट नहीं कर रही। अगर साइकिल क्रिएट नहीं कर रही है तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री के अंदर इंक्लूड कर दो, और ये रिपीट करते जाओ स्टेप जब तक हमारी v-1 एजेस सेलेक्टेड नहीं हो जाती। ये जो हमने किया है वही एल्गोरिथम में लिखा है, यही तो हमने किया है कि असेंडिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में करा, स्मॉलेस्ट एजेस को सेलेक्ट किया जिसका सबसे मिनिमम वेट था, और इस तरीके से सेलेक्ट करते गए कि हमारे एजेस कोई भी साइकिल क्रिएट ना करे, और जस्ट हमारे लास्ट में हमारा जो बन के आया वो क्या है, हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री है। एल्गोरिथम भी आई होप आपको क्लियर होगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ई लॉग ई, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है ओ ऑफ वी। क्लियर है। अब जो हमारे इससे क्वेश्चन आते हैं कि 2024-25 में वो क्या था, राइट एंड एक्सप्लेन द क्रूस्कुलर एल्गोरिथम टू फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ अ ग्राफ विद द सुटेबल एग्जांपल। तो ये क्वेश्चन तो आई होप आप कर लोगे। आप क्रूस्कुलर एल्गोरिथम को भी समझा सकते हो, और जो मैंने एग्जाम्पल लेके आपको समझाया है आप उस एग्जाम्पल के थ्रू इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर सकते हो। 7 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है, 24-25 में पूछा गया था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका प्रिम्स एल्गोरिथम। प्रिम्स एल्गोरिथम भी क्या है, प्रिम्स एल्गोरिथम भी हम यूज़ करते हैं किसी भी वेटेड ग्राफ में से अगर हमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड आउट करना हो। तो पहला था हमारा क्रूस्कल, दूसरा हमारा एल्गोरिथम है प्रिम्स। क्रूस्कल और प्रिम्स दोनों ही हमारे यूज़ होते हैं किसी भी वेटेड ग्राफ में से मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है। अब इसका जो वर्किंग प्रोसेस है वो है क्या, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है। तो ये मेरा ग्राफ है, पहले मैं इस ग्राफ को बना लेती हूँ कि ए, फिर ये मेरा बी, ये 1 है, फिर ये सी, वेट लिख देंगे एजेस का जो भी वेट है क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 6 ई, और यहाँ से आ गया 5। क्लियर है। अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, हमारा एक सोर्स वर्टिसेस गिवन होता है जहाँ से हमें स्टार्ट करना होता है। ठीक है। अगर नहीं गिवन तो आप सेलेक्ट कर सकते हो कि कोई से भी हम वर्टिसेस से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं किससे स्टार्ट कर रही हूँ, वर्टेक्स ए से। ठीक है। वर्टेक्स ए से जब मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं देखूंगी कि ये कितने एजेस से कौन कौन से वर्टिसेस से कनेक्टेड है। ए बी से कनेक्टेड है, ए सी से कनेक्टेड है, ए किस से कनेक्टेड है, ए बी से कनेक्टेड है, और ए सी से कनेक्टेड है। ए बी का वेट कितना है 2, ए सी का वेट कितना है 3। इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, ए बी। तो मैं किसको सेलेक्ट करूंगी, ए और बी को सेलेक्ट करूंगी। तो सबसे पहला मेरे स्टेप हुआ कि जिस वर्टिसेस से मैंने स्टार्ट करा उसकी जो भी कनेक्टेड एजेस है उनमें से उन एजेस को सेलेक्ट करना जिसका मिनिमम वेट है। तो किसका मिनिमम वेट है, ए और बी का। ठीक है। ए और बी का 2, तो ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री में मेरी ऐड ऑन हो गई। अब मैं कौन से पे पहुंच गई, अब मैं वर्टिसेस बी पे पहुंच गई। अब ऐसा नहीं है मैं वर्टेक्स बी पे पहुंच जाऊंगी तो जो मेरी पहले की एजेस थी उनको भूल जाऊंगी। ए और बी को तो मैंने ऐड ऑन कर दिया, ए और सी को मैं भूलूंगी नहीं, ए और सी को मैं अब भी ध्यान रखूंगी। अब बी से जो हमारी एजेस कनेक्टेड है वो कौन सी है, बी सी है जिसका वेट क्या है 1, बी डी है जिसका वेट क्या है 4, और एक मेरी ए से भी जो कनेक्टेड एज थी वो भी मेरी रह गई थी, तो ए और सी 3। समझ आया। इसका मतलब मैंने जब ए से मिनिमम पहुंच गई तो ए की जो रिमेनिंग एजेस थी उनको मैं भूलूंगी नहीं, उनको मैं आगे इंक्लूड करती जाऊंगी। ठीक है। अब इन तीनों में से मिनिमम देखूंगी, इन तीनों में से मिनिमम कौन सा है, बी और सी। तो मैं किसको सेलेक्ट करूंगी, बी और सी को, जिसका वेट क्या है 1। अब मैं किस पे पहुंच गई हूँ, सी पे पहुंच गई हूँ। बी और सी को मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब मेरे पास कौन कौन सी है, बी डी 4, ए सी 3, और अब सी से देखूंगी, सी से कौन कौन सी कनेक्टेड है हमारी, सी ई कनेक्टेड है, सी ई कनेक्टेड है जिसका वेट क्या है 5। अब इन तीनों में से मिनिमम देखूंगी तो इन तीनों में से मिनिमम क्या है, ए और सी, ए और सी। अगर मैं ए और सी को कनेक्ट करूंगी तो क्या हो जाएगा, साइकिल फॉर्म हो जाएगा जो कि मेरी कंडीशन को वायलेट करता है। तो इसका मतलब मैं ए और सी को नहीं करूंगी। तो अब मैं किस पे जाऊंगी, ए और सी पे नहीं करूंगी तो मैं दूसरे को देखूंगी। दूसरा मिनिमम कौन सा है, दूसरा मिनिमम है बी और डी। बी और डी, अगर मैं बी और डी को कनेक्ट करूंगी तो क्या मेरा कोई साइकिल क्रिएट हो रहा है, नहीं। तो इसका मतलब मैं बी और डी को क्या इंक्लूड कर दूंगी। ठीक है। बी और डी, बी और डी भी मेरा इंक्लूड हो गया। अब मेरे पास कौन सा बचा, सी ई 5।
अब मैं डी पे पहुंच गई हूँ। अब डी से कनेक्टेड कौन सी है मेरी एज, डी और ई, डी और ई 6। अब इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, सी और ई। अब मैं देखूंगी अगर मैं सी और ई को कनेक्ट करती हूँ क्या कोई साइकिल फॉर्म हो रही है, नो। तो इसका मतलब मैं सी और ई को कनेक्ट कर सकती हूँ। बस ये क्या है आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री। आप सबसे पहले देखो कि सारे एजेस कनेक्टेड है, वर्टिसेस कनेक्टेड आपस में, यस। दूसरा क्या था कि इसमें आपका क्या होना चाहिए, कोई भी साइकिल क्रिएट नहीं होनी चाहिए। क्या कोई साइकिल क्रिएट हो रही है, नो। अब तीसरी बात क्या है कि वर्टिसेस v-1 एजेस होनी चाहिए। वर्टिसेस कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो एजेस कितनी होनी चाहिए, 4। 1 2 3 4, कितनी एजेस है, 4। इसका मतलब हमारी कंडीशन को तो सब सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, क्या आंसर हमारा यही आ रहा है, यस। और मिनिमम कॉस्ट पूछेगा तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 2 + 1 + 4 + 5, 9 10 11 12। इसका मतलब हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी, 12, जो कि हमारी मिनिमम कॉस्ट होगी इस स्पैनिंग ट्री की। क्लियर है। इस तरीके से हमारा प्रिम्स एल्गोरिथम वर्क करता है। अब मेन क्या आपको प्रिम्स एल्गोरिथम में क्या याद रखना है कि अगर हमने इस वर्टिसेस से जो इनकम एजेस थी मिनिमम को सेलेक्ट कर लिया, तो जो दूसरी एजेस है उसको हम इग्नोर नहीं करेंगे, उसको हम आगे इंक्लूड करते जाएंगे। क्लियर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसको पढ़ते हैं। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट फ्रॉम एनी वर्टिसेस, आप किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट कर सकते हो, और रिपीट एट द मिनिमम एजेस दैट कनेक्टेड अ विजिटेड वर्टेक्स टू एन अनविजिटेड वर्टेक्स। इसका सिंपल क्या है कि आप एक विजिटेड वर्टेक्स पे खड़े हो जो कि ए है, और जो भी अनविजिटेड वर्टेक्स है उनमें से जो भी मिनिमम कनेक्टेड एज है आप उसको सेलेक्ट करो, और इस तरीके से सेलेक्ट करते जाओ कि कोई भी साइकिल क्रिएट ना हो, और जो आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री है वो आपका लास्ट में बनकर आ जाएगा। क्लियर है। आई होप आपको प्रिम्स एल्गोरिथम क्लियर होगा। विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया है। अब एल्गोरिथम्स की बात करें तो एल्गोरिथम्स क्या कहता है, जो हमने किया वही एल्गोरिथम्स कहता है, वही इसके अंदर लिखा हुआ है। एट एवरी स्टेप, आपको ये प्रोसेस हर स्टेप पर करना है। किस तरीके से करना है, स्टेप 1, सेलेक्ट द मिनिमम वेटेड एज। आप कोई भी वर्टेक्स को सेलेक्ट करो, उस पर जो भी मिनिमम वेटेड एज है आप उसको सेलेक्ट कर दो। जैसे हम ए पे थे तो ए से हमने क्या करा, मिनिमम वर्टेसेस मिनिमम वेट एज को क्या करा, सेलेक्ट करा। 2 और 3 में से मिनिमम कौन सा था, 2, तो हमने किसको सेलेक्ट करा, 2 को। क्लियर है। फर्स्ट स्टेप मेरा यही कह रहा है। सेकंड क्या कहता है, द एज मस्ट बी कनेक्टेड ओनली 1 विजिटेड वर्टेक्स एंड 1 अनविजिटेड वर्टेक्स। एज जब भी कनेक्ट होगी जब मेरे जो ये 2 वर्टेक्स है इनके बीच में जो एज कनेक्ट हो रही है, एक विजिटेड एज वर्टेक्स होने चाहिए और एक अनविजिटेड वर्टेक्स होने चाहिए। क्लियर है। एड द न्यू वर्टेक्स टू द एमएसटी, आप न्यू वर्टेसेस को जो भी आप वर्टेक्स को सेलेक्ट कर रहे हो उससे जो मिनिमम एजेस है वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री के अंदर आप एड ऑन करते जाओ, और तब तक करो जब तक आपके जो सारे वर्टेसेस है वो इंक्लूड नहीं हो जाते। ये हो गई बस हमारी प्रिम्स एल्गोरिथम। कितनी ईजी थी, जो हमने एग्जाम्पल में देखा वही हमने एल्गोरिथम में लिखना है। एल्गोरिथम से आप इतना डरिए मत कि एल्गोरिथम्स आ गया तो क्या करना है। कभी भी इसका क्वेश्चन आता है तो आपको एग्जाम्पल और थ्योरी और ये जो एल्गोरिथम है वो बहुत अच्छे से लिख कर आनी है। क्लियर है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है O ऑफ E log V, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है O ऑफ V। क्लियर है। आई होप आपको क्लियर होगा। तो क्रूस्कल और प्रिम्स हम किसके लिए यूज़ करते हैं, किसी भी वेटेड ग्राफ के अंदर से अगर हमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड आउट करना होता है तो हम किसकी हेल्प से फाइंड आउट करते हैं, किसकी हेल्प से फाइंड आउट करते हैं, प्रिम्स या क्रूस्कल की हेल्प से। और दोनों का वर्किंग प्रोसेस आपको क्लियर होगा आई होप। अब हमारा जो क्वेश्चन आया था वो 82 2022 से इसमें एक क्वेश्चन आया था, तो वो था क्या, आपको एक तो प्रूफ का क्वेश्चन था और एक क्रूस्कल का था। तो मैं आपको बता देती हूँ ये कहता क्या है। प्रूफ दैट इफ द वेट ऑन द एज of the connected undirected graph are distinct, then there is a unique MST, or given an example also discuss Kruskal minimum spanning tree in detail। 82 2022 से इसमें पूछा गया था। तो आप ये जो ये वाला पार्ट है ऑल्सो के बाद वाला, ये तो आप बहुत इजीली कर दोगे, क्रूस्कल को एक्सप्लेन भी कर दोगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। बट ये जो प्रूफ वाला पार्ट है वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि अगर किसी भी अनडायरेक्टेड ग्राफ के सभी जो एजेस हैं उनका वेट अलग अलग है, तो अगर उसके अंदर से हम अगर मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करेंगे तो वो हमेशा यूनिक होगा। बस ये प्रूफ करना था। अब इस प्रूफ के लिए आपको थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं कि मुझे थ्योरी में क्या लिखना है, एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरी तो आपको पूरा नोट्स में मिल जाएगी कि भैया आपको क्या क्या करना है। मैं आपको समझाऊंगी एग्जाम्पल के थ्रू कि ये क्वेश्चन में हम किस तरीके से प्रूफ करेंगे। प्रूफ हमेशा आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही करने की कोशिश करनी है। क्लियर है। अब मैंने क्या ले लिया कि एग्जाम्पल ले लिया है जो कि है मेरा ये। ठीक है, देखो मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा ए, ये मेरा सी, ये बी
इसका वेट क्या है, इस एज का 2 है, इसका 3 है, इसका 1 है। क्लियर है। अब मुझे क्या है कि जितने भी एजेस है सबका डिस्टिंक्ट वेट है। यस, डिस्टिंक्ट वेट है। वही तो कहता है कि अगर कोई भी अनडायरेक्टेड ग्राफ का सभी ग्राफ के जो एजेस है उनका वेट अलग अलग होता है, तो बस आपको प्रूफ करना है कि जो हम इसका मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालेंगे वो हमेशा यूनिक होगा। क्लियर है। सबसे पहला मिनिमम स्पैनिंग ट्री बी से स्टार्ट किया। बी से मिनिमम कौन सा है, 2, तो हमने किसका एज को सेलेक्ट किया, 2 से। ए से हमारी कौन सी एज जा रही है, ये सी, ए से सी। अब ए से बी को हम कनेक्ट ही नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि क्या क्रिएट कर देगा, साइकिल क्रिएट कर देगा। तो पहला मिनिमम स्पैनिंग ट्री। अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें तो इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, 3। क्लियर है, पहला बनाया। दूसरा मैंने क्या करा, बी से ही मैं स्टार्ट करी, बट मैंने 2 और 3 में से इस बार किसको सेलेक्ट करा, 3 को सेलेक्ट किया। इस बार मैंने किसको सेलेक्ट करा, 3 को सेलेक्ट करा। और सी के बाद मैंने किसको सेलेक्ट करा, ए को। तो क्या ये भी मिनिमम स्पैनिंग ट्री है? यस है। सारी कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, कोई साइकिल नहीं क्रिएट है, एजेस भी v-1 है। तो इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, 3 + 1 4 आएगी। क्लियर है। दूसरा मिनिमम स्पैनिंग ट्री। अगर मैं तीसरा बनाऊंगी तो तीसरा मेरा कैसे बन सकता है, एक बार मैंने इन दो एजेस को सेलेक्ट कर लिया, एक बार इनको और एक बार मैं किसको कर लूँगी, एक बार इसको और इसको। क्लियर है। एक बार किसको करूँगी, बी से चली, बी से पहले मैंने ए को कनेक्ट करा और फिर बी से मैंने सी को कनेक्ट करा। ठीक है, एक बार मेरा ये बन गया। इसकी मैं कॉस्ट निकालूंगी तो इसकी कितनी है, 3 + 2 5। ठीक है, ये तीनों ही मिनिमम स्पैनिंग ट्री है। एक डायरेक्टेड ग्राफ के हमने 3 मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाए, बट ये क्या कहता है कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री यूनिक होता है। तो अगर आप देखोगे तो क्या ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री है? मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या कहता है कि जो आपकी जो कॉस्ट है वो क्या है, ये मिनिमम आएगी। तो मिनिमम कॉस्ट किस में आ रही है, फर्स्ट वाले मिनिमम स्पैनिंग ट्री में। तो ये जो आपने बनाया ना, ये दोनों गलत है, क्योंकि मिनिमम स्पैनिंग ट्री हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि इनकी जो कॉस्ट है वो क्या है, मिनिमम है ही नहीं। तो बस प्रूफ हो गया कि कोई भी अगर हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ है उसकी एजेस का जो वेट है वो अलग अलग है, तो हमेशा उसका जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री होगा वो यूनिक ही होगा, जिसका मिनिमम कॉस्ट होगी। क्योंकि अगर आप इसको स्पैनिंग ट्री बोलोगे तो कॉस्ट तो इसकी ज़्यादा है, इसको बोलोगे तो इसकी कॉस्ट ज़्यादा है। तो क्या मिनिमम स्पैनिंग ट्री हुए? नहीं। क्लियर है। बस इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना था और यही आपको इसके अंदर लिखना था। तो इसके अंदर क्या लिखा है, द मिनिमम कॉस्ट इज 3 यूनिक मिनिमम स्पैनिंग ट्री एग्जिस्ट। जब हमने कॉस्ट निकाली तो कॉस्ट क्या है, 3। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा मिनिमम स्पैनिंग ट्री बना है वो क्या है, मेरा यूनिक है। इफ ऑल द एज वेट ऑफ अ कनेक्टेड ग्राफ आर डिस्टिंक्ट देन द ग्राफ हैज अ यूनिक मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो हम ये प्रूफ कर पाए कि हमारा जो ग्राफ है अगर वो अनडायरेक्टेड ग्राफ है और उसके जो एजेस का जो वेट है वो डिस्टिंक्ट है, तो हमेशा उसके अंदर एक ही मिनिमम स्पैनिंग ट्री एग्जिस्ट करेगा जिसकी जो कॉस्ट होगी वो मिनिमम होगी। तो अब ये जो मैंने, आई होप आपको एग्जाम्पल क्लियर होगा। तो जो ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताया वही आपके इस थ्योरी के अंदर लिखा हुआ है, तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि थ्योरी इसमें थोड़ा डिफिकल्ट लिखी हुई है तो मैंने तो आपको बिल्कुल ऐसे एग्जैक्ट बताइएगा आपको क्या लिखना है, बट जो आपको यहाँ समझ आया है अगर आप उसको वहाँ लिख के आ जाओगे तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। बट सबसे मेन इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। अगर आप थ्योरी कितने भी लिख के आ जाओ, एग्जाम्पल नहीं दोगे तो वहाँ आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। क्लियर है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि आपका सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। अब सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ होता क्या है? बेसिकली सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम है क्या? इसका मतलब क्या है कि आप एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हो। एक वर्टेक्स ए है, एक बी है, ए से बी की आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हो कुछ एल्गोरिथम्स का यूज करके। इसको ही हम बोलते हैं सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। इसके अंदर हम क्या करते हैं, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम वन सोर्स वर्टेक्स टू ऑल अदर वर्टिसेस इन अ ग्राफ। एक वर्टेक्स से एक देखो मैं आपको बताती हूँ, एक हमारा ए वर्टेक्स है, इससे जितने भी सारे वर्टेक्स हैं उसकी मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को, मिनिमम डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। इसी को हम बोलते हैं सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। अब इसके अंदर हम 2 एल्गोरिथम्स का यूज़ करते हैं। 2 बहुत फेमस एल्गोरिथम है, डिस्कास्टा और बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम। डिस्कास्टा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 3 का, क्योंकि यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देखोगे पिछले 4 साल में तो चारों साल इसका क्वेश्चन पूछा गया और 7 नंबर में हमेशा इसका क्वेश्चन आता है। तो ये टॉपिक तो आप ये समझो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेलमैन-फोर्ड का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, 2 नंबर में भी नहीं आया, बट डिस्कास्टा हर साल आता है। क्लियर है। तो बेसिकली डिस्कास्टा एल्गोरिथम है क्या, पहले हम उसको समझेंगे। डिस्कास्टा एल्गोरिथम इज अ ग्रीडी एल्गोरिथम यूज्ड टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम वन सोर्स वर्टेक्स टू अदर वर्टिसेस इन अ ग्राफ विद नॉन नेगेटिव एज वेट। ये क्या है, डिस्कास्टा एल्गोरिथम एक ग्रीडी एल्गोरिथम है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, एक सोर्स वर्टेक्स से
बाकी सारे वर्टिसेस के मिनिमम डिस्टेंस को फाइंड आउट करता है। डिस्कार्सा एल्गोरिथम्स हमारी इसमें जो कंडीशन है वो है क्या कि डिस्कार्सा एल्गोरिथम हमारा वर्क नहीं करती जब हमारे एजेस पे नेगेटिव वेट आ जाता है। इसका मतलब जो एजेस पे वेट होगा वो नॉन नेगेटिव वेट होना चाहिए जब भी हमारी डिस्कार्सा एल्गोरिथम वर्क करती है। और अभी हम देखेंगे कि भाई ये नेगेटिव वेट क्यों नहीं होना चाहिए, अभी हम वो भी देखेंगे। वहां से हमारा क्वेश्चन भी पूछा गया था 2000 अभी 25-26 में जो हमारा पेपर हुआ था उसमें ही पूछा गया था। ठीक है, तो नेगेटिव वेट आर नॉट अलाउ, इसके अंदर नेगेटिव वेट हमारे अलाउ नहीं होते। अब इसका जो क्वेश्चन नेगेटिव 2024-25 में पूछा गया था वो हमारा न्यूमेरिकल था कि अप्लाई करो ग्रीडी सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम्स और इसमें जो सोर्स वर्टेक्स से सारी वर्टेक्स के मिनिमम डिस्टेंस को आप फाइंड आउट करके दो। क्लियर है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि व्हाट आर द सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, राइट डाउन द डिस्कार्सा एल्गोरिथम। पहले तो आप समझाओ कि सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ होता क्या है, आप इसको क्या समझते हो। ठीक है, फिर उसके अंदर से जो डिस्कार्सा एल्गोरिथम है, दो है बेलमैन फोर्डर डिस्कार्सा, उसमें जो डिस्कार्सा एल्गोरिथम है उसकी आप एल्गोरिथम्स को एक्सप्लेन करो। ये क्वेश्चन 2 साल पूछा गया था, 22-23 में और 23-24 में। क्लियर है। अब जो हमारा पहले एल्गोरिथम समझने से पहले हम इसका एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझेंगे कि किस तरीके से वर्क करता है। अब इसमें हम जितनी भी हमारी वर्टेक्स होते हैं हम उनको क्या करते हैं, 1 बाय 1 वर्टेक्स को रिलैक्स करते हैं। अब रिलैक्स का क्या मतलब है या किस तरीके से रिलैक्स करते हैं, तो उसकी हमारी कंडीशन होती है कि इफ डिस्टेंस ऑफ वी ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ यू प्लस कोस्ट ऑफ यू टू वी होती है तो डिस्टेंस ऑफ वी हमारी ये हो जाती है। क्लियर है। अब इसका मतलब क्या है या है क्या, ये किस तरीके से काम करती है वो मैं आपको बताती हूँ। अब हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमारा जो सोर्स वर्टेक्स है वो है हमारा 1, तो जो भी हमारा सोर्स वर्टेक्स होता है, सोर्स वर्टेक्स है, सोर्स वर्टेक्स की डिस्टेंस को हम क्या मानते हैं 0, और बाकी जितने भी वर्टेक्स हैं उनके डिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट और ये भी हमारा इनफाइनाइट। क्लियर है। अब हम सोर्स वर्टेक्स को सबसे पहले रिलैक्स करेंगे, तो हम क्या देखेंगे कि जो हमारा सोर्स वर्टेक्स 1 है उससे हमारी आउटगोइंग एजेस कौन कौन सी है। आउटगोइंग एजेस देखोगे तो 1 से 4 है और 1 से 3 है। तो सबसे पहले हम रिलैक्स करेंगे 1 से 4 वाली एजेस को। तो किस तरीके से करेंगे, ये 1 है और ये हमारा 4 है, ये हमारी एज का वेट 5 है, इसके डिस्टेंस 0 है और इसकी इनफाइनाइट है। अब हमारा जो फॉर्मूला है वो u2v वाला है, इसको हम u मानते हैं, जो भी हमारा सोर्स वर्टेक्स होता है उसको हम u मानते हैं और ये इसको हम v मानते हैं। तो अब हम क्या चेक करेंगे कि डिस्टेंस ऑफ v अगर बड़ा है डिस्टेंस ऑफ u प्लस कोस्ट ऑफ u टू v, अगर ऐसा है तो डिस्टेंस ऑफ v मेरा क्या हो जाता है, डिस्टेंस ऑफ u प्लस कोस्ट ऑफ u टू v। डिस्टेंस ऑफ v की डिस्टेंस क्या है इनफाइनाइट, और डिस्टेंस ऑफ u की डिस्टेंस क्या है 0, प्लस कोस्ट ऑफ u टू v, यानी जब हम u से v जा रहे हैं जो एज है उसका वेट क्या है 5, तो ये क्या आ जाएगा इनफाइनाइट बड़ा है कि 5 से, यस, कंडीशन ट्रू हो जाती है। जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो क्या डिस्टेंस ऑफ v क्या हो जाएगी, जो हमारी वैल्यू है डिस्टेंस ऑफ u प्लस कोस्ट ऑफ u टू v की वैल्यू क्या है 5, वही हमारी क्या हो जाएगी डिस्टेंस ऑफ v की वैल्यू हो जाएगी। तो डिस्टेंस ऑफ v यानी 4 की हमारी जो वैल्यू है वो कितनी हो गई है 5। क्लियर है पहली। अब दूसरी जो एज है वो कौन सी है 1 से 2। अब 1 से 2 वाली एज को हम क्या करेंगे रिलैक्स करेंगे, ये 1 है और ये हमारी 2 है। ठीक है, 1 की 1 से डिस्टेंस 0, ये 3 और ये इनफाइनाइट, इसको आप u मानिए सोर्स को और बाकी दूसरे को v मानिए। डिस्टेंस ऑफ v की डिस्टेंस क्या है इनफाइनाइट, डिस्टेंस ऑफ u यानी 1 की क्या है 0 प्लस कोस्ट ऑफ u टू v क्या है 3, क्या इनफाइनाइट बड़ा है 3 से, यस, कंडीशन ट्रू। तो डिस्टेंस ऑफ v क्या हो जाएगी, जो आपकी डिस्टेंस ऑफ u प्लस कोस्ट ऑफ u टू v की वैल्यू आई है। तो इसके 2 की क्या थी पहले इनफाइनाइट थी, अब क्या हो गई है 3 हो गई है। तो इसका मतलब जो हमारी वर्टेक्स 1 है हमने उसे रिलैक्स कर दिया है, क्योंकि जितनी भी उसकी आउटगोइंग एजेस थी हमने उनको क्या कर दिया है रिलैक्स कर दिया है। तो ये हमारी क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई है हमारी 3 और इसकी वैल्यू हो गई है हमारी 5। तो अब जो हमारा ग्राफ बना है वो क्या है 1 4, ये हमारा 2 है और ये हमारा 3 है, इसकी ये 2 है, ये हमारा 3 है, ये 5 है। इसको हम ऑलरेडी रिलैक्स कर चुके हैं, उसकी मिनिमम डिस्टेंस 0 है, इसकी 5 हो चुकी है, इसकी क्या है 2 है और इसकी क्या है 1 है और ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसकी क्या है 4 है और ये हमारी इनफाइनाइट है, ये क्या है 3 है। ठीक है, अब हमने 1 वर्टेक्स को तो सेलेक्ट करके रिलैक्स कर दिया। अब नेक्स्ट वर्टेक्स हमें कौन सा सेलेक्ट करना है, हमारे पास 2 है 4 है और 3 है, इन तीनों में से जिसकी सबसे मिनिमम डिस्टेंस है हम उसको सेलेक्ट करेंगे। मिनिमम किसकी है 2 वाले की, इसका मतलब हम जो हमारी 2 वर्टेक्स है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। जब हम सेकंड वर्टेक्स को सेलेक्ट करेंगे तो इसके आउटगोइंग एजेस कौन सी है, एक तो हमारी ये है जो 2 से 1 जा रही है, एक 2 से 4 जा रही है। ठीक है, यही तो 2 हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन सी है। पहले 2 से जो हमारा 1 जा रहा है उसको चेक करेंगे,
ठीक है, ये 0 है, ये 2 है और ये हमारा 3 है। ठीक है, ये वाली पहले हम चेक कर रहे हैं, इसको हम u, ये v। तो डिस्टेंस ऑफ v कितनी है 0, डिस्टेंस ऑफ u कितनी है 3 प्लस कोस्ट ऑफ u टू v 5। क्या 0 बड़ा है 5 से? क्या 5 छोटा है और 0 बड़ा है? नो। कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। तो इसका मतलब जो हमारी प्रीवियस डिस्टेंस है वो हमारी करेक्ट है, इसको हम अपडेट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब कि ये वाली एच को तो हमने रिलैक्स कर दिया, कोई भी चेंज नहीं आया। ठीक है, अब दूसरी एच कौन सी है? 2 से 4। 2 से 4 वाली एच को हम रिलैक्स करेंगे। तो 2 से 4 वाली एच को जब हम रिलैक्स करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? ये हमारी 2 है, ये हमारा 4 है। ठीक है, 2 से 4, ये हमारी क्या है 0, 2 से 4 ये क्या है हमारा 3 है, 2 से 4 की जो एज का वेट है वो 4 है और 4 का क्या है 5 है। अब आप इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे? वही, इसको u मानिए, ये v मानिए। तो डिस्टेंस ऑफ v कितनी है 5, ग्रेटर देन है क्या डिस्टेंस ऑफ u 3 प्लस कोस्ट ऑफ u टू v 4। तो 5 क्या बड़ा है 4 7 से? नो। कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा प्रीवियस डिस्टेंस थी वो क्या है हमारी करेक्ट है। तो अब हमने 2 को भी रिलैक्स कर दिया, अब हमारा 2 भी रिलैक्स हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है 4 और 3। 4 और 3 में से मिनिमम वेट किसका है? 4 का, क्योंकि उसका क्या है वेट 5 है। तो हम 4 को रिलैक्स करेंगे। अगर हम 4 से आउटगोइंग एजेस देखेंगे तो 4 से सिर्फ और सिर्फ एक ही आउटगोइंग एजेस है जो कि 4 से 3 जा रही है, 4 से 3 जा रही है। तो अब हमें इसको क्या करना है? रिलैक्स करना है। एक 4 से हमारी 3 जा रही है, 4 की जो वेट और डिस्टेंस है वो क्या है 5, ये वेट कॉस्ट कितनी है 2 और ये क्या है इनफाइनाइट। अब आप इसमें फॉर्मूला चेक करो, इसको u मानिए, इसको v मानिए। डिस्टेंस ऑफ v कितने इनफाइनाइट, ग्रेटर देन है क्या डिस्टेंस ऑफ u क्या है 5 प्लस कोस्ट ऑफ u टू v, h का वेट कितना है 2। क्या इनफाइनाइट बड़ा है 7 से? यस, ट्रू। कंडीशन ट्रू हो गई। जब कंडीशन ट्रू हो जाती है तो डिस्टेंस ऑफ v की वैल्यू क्या हो जाती है? जो हमारी डिस्टेंस ऑफ u प्लस कोस्ट ऑफ u की वैल्यू आई है। तो मतलब जो हमारी 3 का जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी? अब 7 हो जाएगी। क्लियर है? यहाँ हमारी इनफाइनाइट थी, अब ये क्या हो जाएगी हमारी 7 हो जाएगी। और हमने 4th जो हमारा वर्टिस है उसको भी हमने क्या कर दिया? रिलैक्स कर दिया। अगर अब नेक्स्ट क्या है आपका 3 क्या है? अभी रिलैक्स नहीं हुआ है। तो 3 से आउटगोइंग एजेस कौन सी है? ये जो 3 से हम 2 जा रहे हैं। तो आप एक बार इसको रिलैक्स करके देख लो। 3 से जो हम 2 जा रहे हैं, 3 की डिस्टेंस क्या है 7, इसकी क्या है इसकी क्या है 1 और इसकी क्या है 3 है। इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे। डिस्टेंस ऑफ v कितना है 3, ग्रेटर देन है क्या डिस्टेंस ऑफ u, 3 की डिस्टेंस 7 प्लस कोस्ट ऑफ u टू v 1। क्या 3 बड़ा है 8 से? कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस ऑफ v हमने पहले कैलकुलेट की थी वो क्या थी हमारी? करेक्ट है। तो अब जो हमारा फाइनल आउटपुट बनेगा, जो हमारा फाइनल ग्राफ बनेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। 1 4 2 3 था ना हमारा, अब ये था, एक हमारी एज ऐसे जा रही थी, एक ये थी, एक इस तरीके से थी, एक यहाँ थी और एक हमारी यहाँ थी। ठीक है, अब इसकी डिस्टेंस क्या आई थी 0 3 5 7, ये क्या आ गई 3 5 और 7 और वेट जो है इनके वही हैं। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। डिस्कास्ट एल्गोरिथम इस तरीके से वर्क करते हैं। एक बार हम अपना देख लेते हैं कि भाई जो हमारा सॉल्यूशन हमने किया है वो करेक्ट है नहीं। डिस्टेंस इसकी 0 है, इसकी 5 है, इसकी 3 और इसकी 7 है। 0 5 3 और 7, इसका मतलब जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है वो क्या हमने करेक्ट सॉल्व किया है। आई होप आपको क्लियर होगा कि इसका क्वेश्चन हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया वही आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगा कि आपको एग्जाम के अंदर स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से इसको अटेम्प्ट करके आना है। आई होप आपको क्लियर होगा। बट डिस्टेंस निकालनी है और हर वर्टेक्स को रिलैक्स करते हुए जाना है। जिस भी वर्टेक्स को आप रिलैक्स कर रहे हो उसके आउटगोइंग एजेस देखो, सोर्स वर्टेक्स को u मानो, जिस वर्टेक्स पे आप जा रहे हो उसको v मानो और डिस्टेंस को कैलकुलेट करते जाओ। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो डिस्टेंस ऑफ v हमारी अपडेट हो जाएगी, अगर फॉल्स हो जाती है तो डिस्टेंस ऑफ v हमारी अपडेट नहीं होगी। और फॉर्मूला ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिलैक्सेशन का कि डिस्टेंस ऑफ v ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ u प्लस कोस्ट ऑफ v। ट्रू होती है तो ऐसा करते, फॉल्स होती है तो हम कुछ भी नहीं करते। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा। तो फाइनल आंसर तो हमने कैलकुलेट कर लिया और लास्ट में आपको बताना होता है कि जो हमारा वर्टिसेस a है 1 2 3 4 है, उनकी डिस्टेंस यही है। क्लियर है? तो बस आपको 7 नंबर में ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करना था। अब डिस्कास्ट एल्गोरिथम्स की काफ़ी बार एल्गोरिथम पूछी गई है, तो वो हम किस तरीके से लिखते हैं। ये एल्गोरिथम हमारी क्या होती है? सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जो भी आपका सोर्स वर्टेक्स है, सोर्स वर्टेक्स की डिस्टेंस को हम क्या मानते हैं? 0 मानते हैं और बाकी की डिस्टेंस को क्या कर देते हैं? इनफाइनाइट कर देते हैं। पहला स्टेप सोर्स से सोर्स 0, बाकी सब वर्टिसेस के डिस्टेंस को क्या कर देते हैं? हम इनफाइनाइट कर देते हैं।
फिर थर्ड स्टेप क्या होता है, हम सेलेक्ट करते हैं एक अनविजिटेड वर्टेक्स और उससे मिनिमम डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं और नेबरिंग वर्टेक्स की जो अब वैल्यू है उसको अपडेट करते हैं अगर वो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, अगर नहीं करता तो हम नहीं करते। और ये कब तक रिपीट करता है, जब तक हम सारे वर्टेसेस को रिलैक्स नहीं कर देते, जब तक ये हम काम करते जाते हैं। क्लियर है? आई होप आपको ये क्लियर होगा। ये तो एल्गोरिथम हो गई। अगर इसका सूडो कोड लिखने के लिए आता है तो वो किस तरीके से लिखते हैं, तो सबसे पहले हम क्या है, डिस्कास्ट्रा, ये क्या है, जी ग्राफ है, एस क्या है, सोर्स, क्योंकि आपको ग्राफ गिवन होगा और आपको सोर्स वर्टेक्स गिवन होगा। हम फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो भी हमारे सोर्स वर्टेक्स के डिस्टेंस है हम उसको क्या मानते हैं, 0, और वाइल लूप चलाते हैं कब तक, जब तक हमारे सारे वर्टेसेस जो है वो विजिटेड नहीं हो जाते। वाइल वर्टिसेस रिमेन, अगर वर्टिसेस रिमेन रह गए हैं तो आप क्या करो, सेलेक्ट करो मिनिमम डिस्टेंस वर्टिसेस यू आप किसको सेलेक्ट करोगे हमेशा, अगर जैसे मैंने 1 को कर लिया था तो मेरे पास अगर 4, 3 और 2 है तो इन तीनों में से मैं किसको सेलेक्ट करती थी, जिसकी डिस्टेंस मिनिमम होती थी। तो वो यही कह रहा है कि आप जिसकी भी डिस्टेंस मिनिमम है वर्टेक्स की उसको आप सेलेक्ट करो और उसको आप मानो यू, और जो अदर नेबरिंग है जो उसके आउटगोइंग एजेस है उसको आप मानो वी। इसका मतलब क्या है कि 2, 3, 4 में से जो 2 है उसको मैंने सेलेक्ट किया तो इसको आप मानो यू, और इससे जो आउटगोइंग एजेस हैं उसको नेक्स्ट जो वर्टेक्स है उसको आप मानो वी। ये कह रहा है। क्लियर है? और फॉर ईच वर्टेक्स वी आप कैलकुलेट करो कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आप अपडेट कर देते हो, अदरवाइज आप अपडेट नहीं करते। सिंपल। आई होप आपको क्लियर होगा। तो सूडो कोड पूछा नहीं था बट मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके पास टाइम बचता है तो एल्गोरिथम के साथ आप सूडो कोड जरूर लिख के आइए। मैं तो आपको बोलूंगी कि क्योंकि अगर आप सूडो कोड लिख के आते हो तो एग्जामिनर आपको जो 7 नंबर का क्वेश्चन है उसमें 7 में से 7 देने की कोशिश करता है। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो AGT 2025-26 में पूछा गया था, एक्सप्लेन डिस्कास्ट एल्गोरिथम्स। ये जो पार्ट है ये आप कर सकते हो। डिस्कास्ट एल्गोरिथम अगर एक्सप्लेन करने के लिए आए तो आप क्या क्या बताओगे, डिस्कास्ट एल्गोरिथम होता क्या है। ठीक है, पहले सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, फिर डिस्कास्टर बताओगे, उसका जो पूरा वर्किंग प्रोसेस है वो बताओगे, फिर एक एग्जाम्पल दे के बताओगे, एल्गोरिथम बताओगे। उसके बाद जो है अगर एल्गोरिथम ऑप्शनल है लिख भी सकते हो नहीं, बट इतना तो एग्जाम्पल तक तो आपको बताना है अगर वो सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए पूछता है। एक्सप्लेन के साथ साथ उसने एक पार्ट इसमें और जोड़ दिया, वो क्या था, प्रूफ दैट इफ मे फेल विद द ग्राफ कंटेन नेगेटिव एज वेट। हमने भी कहा कि डिस्कास्ट एल्गोरिथम में हमारे एजेस पर हमेशा पॉजिटिव वेट रहना चाहिए, अगर नेगेटिव आ जाता है तो डिस्कास्ट एल्गोरिथम हमारी फेल हो जाती है। अब हम कहते तो हैं बट आप इसको प्रूफ करके दिखाइए कि भाई वो क्यों फेल होती है, कोई तो रीज़न होगा ना, वो आपको वो रीज़न के थ्रू प्रूफ करना था। तो प्रूफ का क्वेश्चन जब भी आता है, मैंने आपको अब पहले भी बताया था फिर से बता रही हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू जब भी प्रूफ का क्वेश्चन आएगा तो आप एग्जाम्पल ज़रूर लेंगे। क्लियर है? तो मैंने क्या करा, एक ग्राफ लिया, वेटेड ग्राफ लिया, जिसमें मैंने जो एज का वेट है वो नेगेटिव लिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारा नेगेटिव अगर एज वेट आ जाता है तो डिस्कास्ट एल्गोरिथम हमारी क्यों फेल हो जाती है। क्लियर है? अब हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। अभी हमने देखा ना डिस्कास्ट एल्गोरिथम किस तरीके से वर्क करता है, तो अब पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से ये क्यों फेल हुआ। ये ए है, ये बी है, ये 3 है। वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार आप इसको खुद ट्राई कीजिए कि किस तरीके से हम डिस्कास्ट एल्गोरिथम, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको समझ भी आ जाएगा। ठीक है, ये -6 है, ये 2 है, ये 4 है। सोर्स वर्टेक्स हमारा ए है तो सोर्स से सोर्स की डिस्टेंस 0, बाकी सबकी इनफाइनाइट। अब ए को हमें रिलैक्स करना है तो ए से आउटगोइंग एजेस कौन सी है, एक तो ये वाली है ए से बी, और ए क्या है, ए से सी है। तो ए से बी वाली को अगर हम रिलैक्स करेंगे तो क्या करेंगे, इसको यू मानते हैं, इसको वी मानते हैं, इसकी डिस्टेंस 0, इसकी इनफाइनाइट। फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ वी। डिस्टेंस ऑफ वी क्या है, इनफाइनाइट बड़ा है, डिस्टेंस ऑफ यू क्या है 0, प्लस कोस्ट ऑफ यू टू वी क्या है 3, क्या इनफाइनाइट बड़ा है 3 से, यस, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो डिस्टेंस ऑफ वी क्या हो गई मेरी 3 हो गई, यानी 0 + 3 ये क्या हो गई मेरी 3 हो गई। ठीक है, अब ए से सी की निकालेंगे तो वो तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ये तो मैं आपको बिल्कुल फॉर्मूला लगा के दिखा रही हूँ, बट आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। 0 + 4 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये इनफाइनाइट, क्या इनफाइनाइट बड़ा है 4 से, यस है, तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, अपडेट होके 4 हो जाएगी। और ए जो मेरा वर्टेक्स है वो क्या हो गया, मेरा रिलैक्स हो गया। अब 4 इनफाइनाइट और 3 में से मिनिमम कौन सा है 3, यानी अब मैं 3 को रिलैक्स करूंगी। 3 को रिलैक्स करने के लिए क्या 3 में मैं देखूंगी कि 3 से कोई आउटगोइंग एज है ही नहीं, 3 से क्या आउटगोइंग एजेस हैं, नहीं, इनकमिंग है। तो आउटगोइंग नहीं है तो इसका मतलब इसको मैंने डायरेक्टली रिलैक्स कर दिया कि तुम तो डायरेक्ट हो जाओ, क्योंकि इसमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। अब मेरे पास 2 बचे,
सी और डी, सी और डी में से मिनिमम कौन सा है? सी। इसका मतलब अब मैं किसको रिलैक्स करूंगी? वर्टेक्स सी को। अब वर्टेक्स सी से सिर्फ और सिर्फ मेरी एक ही आउटगोइंग एजेस है जो सी से डी जा रही है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? जो सी से डी जा रही है उसको मुझे क्या करना पड़ेगा? रिलैक्स करना पड़ेगा। इसकी डिस्टेंस क्या है? 2, वो सॉरी 4, ये 2, ये इनफाइनाइट। इसको आप यू मानिए, इसको वी मानिए। तो डिस्टेंस ऑफ वी क्या है? इनफाइनाइट इज ग्रेटर देन क्या? डिस्टेंस ऑफ यू क्या है? 4 + 2। क्या इनफाइनाइट बड़ा है 7 से? यस। तो डिस्टेंस ऑफ वी क्या हो जाएगी? हमारी 7 हो जाएगी। वी किसको माना हमने? डी को। तो डी की पहले डिस्टेंस क्या थी आपकी? इनफाइनाइट। अब कितनी हो गई? ये 7। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया? जो आपका सी वर्टेक्स है वो क्या हो गया? आपका रिलैक्स हो गया है। अब हमारा एक वर्टेक्स बचा है जो कि आपका डी। डी से आपके आउटगोइंग एज कौन सी है? जो डी से हम बी जा रहे हैं। तो जब आप देखो, जब हम डी से बी जा रहे हैं तो ये 7 है, ये -6 है और ये 3 है। ऑलरेडी हम इसका मिनिमम कैलकुलेट कर चुके हैं। बट अगर आप देखोगे तो अगर हम यू और वी को मानते हैं तो यहाँ आप देखो डिस्टेंस ऑफ वी कितने हैं? 3 ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ यू कितना है? 7 और डिस्टेंस ऑफ ये कॉस्ट ऑफ यू टू वी क्या है? -6। यानी 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 - 1, 7 - 6 1। तो यहाँ क्या हो जाता है? कंडीशन फॉल्स हो जाती है। जबकि हम तो बी को ऑलरेडी रिलैक्स कर चुके हैं। रिलैक्स करने का मतलब क्या है? कि इसकी जो मिनिमम डिस्टेंस है वो इसके पास आ चुकी है। बट रिलैक्स करने के बाद अगर हम नेगेटिव एज ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है? अपडेट हो रही है। 3 से क्या हो रही है? 1 हो रही है। इसका मतलब जो हमने कैलकुलेट किया, जो ये पूरा प्रोसीजर किया है वो क्या है? रॉन्ग है, वो गलत है। क्योंकि अगर आपने बी को रिलैक्स कर दिया तो उसकी मिनिमम डिस्टेंस तो आ गई है। रिलैक्स करने के बाद ऐसा कैसा हो सकता है कि हमारी उससे भी मिनिमम डिस्टेंस आ रही है? तो इसका मतलब कि हमारा ये जो क्वेश्चन है वो हमारा गलत हो गया है। तो इसलिए हम कभी भी डिस्कास्टा एल्गोरिथम में नेगेटिव वेट का यूज़ नहीं करते, क्योंकि जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारी जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। लाइक हम रिलैक्स करने के बाद भी हमारी मिनिमम डिस्टेंस आ सकती है, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसकी जो डिस्टेंस है वो 4 + 2, ये 7 नहीं आएगी, 4 + 2 6 होता है ना। ये क्या हो जाएगी? 6। 4 + 2 6, तो ये 6 - 6 0 ही हो जाएगा। अब आप बताओ, 0 ही हो जाएगा। तो 3 और 3 हम पहली मिनिमम मान चुके हैं, बट 3 से मिनिमम तो 0 है ना। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्लियर है? अब इसमें क्या लिखा हुआ है? डिस्कास्टा एल्गोरिथम एज्यूम दैट वंस अ वर्टेक्स इज सेलेक्टेड विद द मिनिमम डिस्टेंस। अगर एक बार हमने किसी भी वर्टेक्स को सेलेक्ट कर दिया और रिलैक्स कर दिया तो इसका मतलब क्या है? कि उसकी जो मिनिमम डिस्टेंस है वो अपने मिनिमम डिस्टेंस में पहुंच चुका है। इट्स शॉर्टेस्ट पाथ, इट्स फाइनल, जो कि फाइनल है। दिस अजम्पशन इज वैलिड ओनली व्हेन ऑल एजेस वेट आर नॉन नेगेटिव। बट ये जो अजम्पशन है ये कब आपका वैलिड है? जब आपके जो एजेस का वेट है वो नॉन नेगेटिव है। अगर नेगेटिव हो जा रहा है तो क्या कंडीशन हो जा रही है? कि अगर आप विजिटेड भी कर रहे हो तो उसके बाद भी आपकी जो डिस्टेंस है वो मिनिमम डिस्टेंस आ सकती है। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा। तो आप यहाँ देखो, ये पूरा जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया वो इसके अंदर लिखा हुआ है और आपको ये स्टेटमेंट लिख के आना था और एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको प्रूफ करके आना था कि हमारा इसलिए हम डिस्कास्टा एल्गोरिथम में क्या नहीं लेते? नेगेटिव वेट नहीं लेते। क्लियर है? अब इफ नेगेटिव एज वेट एग्जिस्ट, अगर कोई भी एज पे नेगेटिव वेट एग्जिस्ट करता है तो आर शॉर्टेस्ट पाथ में बी डिस्कवर्ड लेटर थ्रू अ नेगेटिव एज मेकिंग द प्रीवियस फाइनलाइज डिस्टेंस इनकरेक्ट। अगर हम कोई भी नेगेटिव एज डिस्कास्टा एल्गोरिथम के अंदर लेते हैं तो जब हम बाद में डिस्कवर करते हैं, जब हम शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करते जाते हैं, जब हम नेगेटिव एज से दूसरी वर्टेक्स का डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं तो क्या होती है? डिस्टेंस हमारी इनकरेक्ट, जो प्रीवियस वाली डिस्टेंस है वो हमारी इनकरेक्ट हो सकती है, उससे भी मिनिमम डिस्टेंस आ सकती है। अब देखो, आप खुद देखो कि हमने इसमें माना था कि मिनिमम हमारी आ चुकी है 3, बट उसके बाद क्या हुआ? जैसे हम नेगेटिव वेट से हमने कैलकुलेट किया तो हमारी उससे भी मिनिमम आई। इसका मतलब क्या है? जो आपने प्रीवियसली कैलकुलेट किया था वो क्या था? आपका इनकरेक्ट था। जबकि डिस्कास्टा एल्गोरिथम यहाँ फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो क्या कहती है कि जो आपका गिवन ग्राफ होना चाहिए वो नेगेटिव एज वेट को कंटेन नहीं करना चाहिए। क्लियर है? तो आई होप आपको क्लियर होगा। तो ये पूरा आपको एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल लिख के आना था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, अगर थोड़ा एग्जाम हार्ड बनता है तो वहाँ आपसे ही पूछ लिया जाता है, क्योंकि जो आपका 25-26 का पेपर आया था ना वो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट था, बहुत ज़्यादा। उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि डिस्कास्टा भी समझाओ और साथ ही साथ इससे एक्सप्लेनेशन भी दो। क्लियर है? अब बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि आपका बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम। तो बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम क्या है? बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम भी हम यूज़ करते हैं वर्टेक्स टू वर्टेक्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। बट अभी हम क्या था, डिस्कास्टा में हमारी एक ड्रॉबैक था कि वो अगर एजेस पे नेगेटिव वेट हो रहा है तो वो काम नहीं कर रहा है। बट बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम क्या है? अगर आपका जो एजेस पे वेट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर नेगेटिव भी होता है तो वो जब भी काम अच्छे से
करता है। बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम हम इसलिए यूज़ करते हैं। अगर हमारे एजेस पे नेगेटिव वेट होगा तो हम बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे। क्लियर है? The Bellman-Ford algorithm is used to find the shortest path from a single source vertex to other vertices in a weighted graph. Bellman-Ford algorithm हम यूज करते हैं किसी एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, इट वर्क ऑन बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वेट। जो हमारा बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम है वो हमारा एजिस पे अगर पॉजिटिव वेट हो या नेगेटिव वेट हो दोनों पे हमारा काम करता है। अभी इसका जो वर्किंग प्रोसेस है वो किस तरीके से है हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, अब हमारा एग्जाम्पल है क्या, ए बी सी और डी 4 वर्टिसेस हैं। ये 2 है, ये 0, ये 4, ये 3 और ये -6। पहले जो सोर्स वर्टेक्स होगा उसके आप 0 मानेंगे, बाकी सबकी इनफाइनाइट। अब उसमें है तो हम वर्टेक्स टू वर्टेक्स कर रहे थे रिलैक्स। इसमें हम क्या करते हैं, हर जो पूरा ग्राफ है उसको रिलैक्स करते हैं v-1 टाइम। v-1 वर्टिसेस कितने 4, यानी 3 टाइम हम इस पूरे ग्राफ को रिलैक्स करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं, अपना एजेस लिख देते हैं, जो हमारी एजेस है। आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो। मैंने क्या लिख दिया, पहले ए बी एज, ए बी, फिर ए सी, फिर सी डी, फिर डी बी। सबसे पहले आप किसी भी ऑर्डर में लिख दीजिए, ऐसे नहीं है इंक्रीजिंग में डिक्रीजिंग में, किसी भी ऑर्डर में आप सबसे पहले सारी एजेस लिख लीजिए। पहला एज ए बी, फिर ए सी, सी डी और डी बी। ये मेरा एग्जाम्पल है। क्लियर है? अब सबसे पहले जो मेरा सोर्स वर्टेक्स है वो है ए। तो सोर्स वर्टेक्स की जो मैं डिस्टेंस है वो क्या मानती हूँ, हमेशा 0, और बाकी सबकी क्या मानते हैं हम, इनफाइनाइट। क्लियर है? सबसे पहला स्टेप यही है। फिर आप क्या करोगे, जितनी भी एजेस है उनको लिख दोगे। पहली एज क्या है, ए बी, फिर ए सी, फिर सी डी, फिर डी बी। आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने लिखा है, आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। क्लियर है? अब सबसे पहले हमारा क्या है कि हमारा इनपुट है, ये इसका आउटपुट आएगा। क्लियर है? हमें कितनी टाइम रिलैक्स करना है, 3 बार रिलैक्स करना है। तो सबसे पहला रिलैक्स हम किस तरीके से करेंगे, सबसे पहला ए और बी को करेंगे, ए और बी एच को करेंगे। तो 0+2 रिलैक्स का वही है कि डिस्टेंस ऑफ वी प्लस कोस्ट ऑफ यू टू वी, वही वाला फॉर्मूला। यू और वी मानेंगे तो 0+2 2 और इनफाइनाइट बड़ा है 2 से, यस। तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, क्या हो जाएगी, 0+2 2 हो जाएगी। ठीक है, फिर ए और सी को करेंगे, ए और सी को करेंगे तो 0+4 4, इससे क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब इनफाइनाइट +3 तो इनफाइनाइट हो जाएगी, तो इससे क्या रहेगी, इनफाइनाइट रहेगी। इनफाइनाइट -6 क्या हो जाएगी, अगर हम लास्ट में किसको करेंगे, डी और बी को करेंगे तो इनफाइनाइट -6 क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट रहेगी। बट क्या होगा, इनफाइनाइट, यहाँ हमारी जो कंडीशन है जो आप चेक करोगे, डिस्टेंस ऑफ वी ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ यू प्लस कोस्ट ऑफ यू टू वी, जब आप कंडीशन देखोगे तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। तो यहाँ हमारा 2 ही रहेगा मिनिमम। तो ये क्या हुआ, हमने फर्स्ट टाइम रिलैक्स कर लिया। अब सेकेंड टाइम रिलैक्स करेंगे तो इनपुट हमारा ग्राफ ये होगा, इसका आउटपुट ये होगा। पहले हम किसको करेंगे, ए और बी को। ए और बी 0+2 2 ही रहेगा, ये तो 0+2 2 ही रहेगा। ए और सी को करेंगे तो 0+4, ये क्या रहेगा मेरा, 4 ही रहेगा। सी और डी को करेंगे तो 4+3 7 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट में किसको करोगे, डी और बी को करोगे। तो डी और बी को रिलैक्स करोगे तो इनफाइनाइट -6, ये इनफाइनाइट रहेगा और ये 2 है, तो यहाँ कंडीशन ये जो आपकी फॉल्स हो जाएगी, तो ये 2 ही रहेगा। क्लियर है? अब ये इनपुट है, अब लास्ट टाइम, अब थर्ड टाइम रिलैक्स करोगे। थर्ड टाइम इनपुट ग्राफ ये है, आउटपुट आपका ये है। तो ये 0 है, 0+2 2, 0+4 4, 4+3 7। अब 7-6 क्या हो जाएगा, 7-6 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब आप कंडीशन चेक करोगे u और v मान के, तो मैं आपको बता दी, तो डिस्टेंस ऑफ v क्या है, 2 इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ v प्लस कोस्ट ऑफ u टू v। डिस्टेंस ऑफ v क्या है, डिस्टेंस ऑफ u क्या है आपकी 7, कोस्ट ऑफ u टू v -6। क्या 2 बड़ा है 1 से, यस, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो डिस्टेंस ऑफ v मेरी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 2 से क्या हो जाएगी, अब मेरी 1 हो जाएगी। क्लियर है? अब मैंने थर्ड टाइम रिलैक्स किया तो मेरे जो मिनिमम डिस्टेंस है हर वर्टिसेस की, या शॉर्टेस्ट पाथ है, वो मेरा फाइंड आउट हो गया है। अब आप देख सकते हो कि 0-1-4-7 क्लियर है? तो ये बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम हमारा इस तरीके से वर्क करता है। और ये जो रिलैक्सेशन का है वो वही है आपका फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ v ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ u प्लस कोस्ट ऑफ u टू v। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो डिस्टेंस ऑफ v हमारी ये हो जाती है। क्लियर है? इस तरीके से मैंने इसमें रिलैक्स करा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ आ गया होगा। तो बेलमैन-फोर्ड आपका इस तरीके से वर्क करता है। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है O of V into E। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा।
तो यहाँ ये जो हमारी यूनिट नंबर 3 है वो हमारी कंप्लीट होती है। यूनिट नंबर 3 को हमने काफ़ी डिटेल में और साथ ही साथ पिछले 4 साल की पीवाईक्यूज को हमने सॉल्व किया। अगर आपको कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऑलरेडी हम यूनिट 1 यूनिट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन यूनिट को चेकआउट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जल्दी से जाइए उन वीडियोज़ को चेकआउट कीजिए। क्लियर है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो कोरिलेट करते हैं। तो सबसे पहले आप यूनिट 1 देखिए, फिर 2, फिर 3 सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो जल्दी से हमारे चैनल मल्टी एटम्स एंड मल्टी एटम प्लस को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही और भी सब्जेक्ट्स की न्यू वीडियोस आपके लिए लाने वाले, और भी हम बहुत सारे सब्जेक्ट कराने वाले हैं। और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप इंटर्नशिप हैकाथॉन अपडेट्स चाहते हो डेली तो आप हमारे चैनल मल्टी एटम्स करियर को सब्सक्राइब कर सकते हो, या आप हमारे इंस्टा पेज को भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको इस यूनिट्स के या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा हमारी एप्लीकेशन मल्टी आइटम्स को, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।